हाय चैम्प्स, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट सी सुनील आप सबके सामने आ गया हूं अपने इस नेक्स्ट सेशन के साथ। दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से उसे हैंडल कर लिया है। अब आपको बेटा इस टॉपिक में ज्यादा कोई दिक्कत परेशानी वाला मैटर नहीं होना चाहिए। अब लास्ट टाइम बेटा हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर आपके साथ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट शुरू करा था जिसका नाम था टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक्सप्लेन करा, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका पर्पस क्या है, उसको हमें कैसे यूज करना है, पीवी फैक्टर, सीवी फैक्टर एंड सो ऑन। और उससे रिलेटेड मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ एग्जांपल्स भी करवाए थे। आई गेस हमने बेटा 4 एग्जांपल्स तक कर लिए थे। यस, वी डिड टिल 4 एग्जांपल्स, एग्जांपल नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था। अब दोस्तों बारी है थोड़ा सा और आगे बढ़ने की, चीजों को आगे लेकर चलने की। तो तैयार है? यस सर। होमवर्क भी कर लिया? पक्का? देख लो, चलो डन। तो अब मैं चलता हूं बेटा अपने टॉपिक को थोड़ा सा और आगे लेकर। और आगे कहां दोस्तों? अब मैं आपको पहले एक टॉपिक या पॉइंट समझाने वाला हूं जो यहां पर तो हम बहुत ही सिंपल सरल भाषा में समझ लेंगे, ऑल्दो आगे जाकर हमारे पास एक चैप्टर आएगा जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वहां पर इस टॉपिक को हम बहुत ज्यादा डिटेल में करने वाले हैं, बट फिलहाल के लिए वी विल बी डिस्कसिंग इन शॉर्ट। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हमारे पास एक टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू। वी कॉल इट एज बच्चा नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्यार से हमने इसका नाम रख दिया बेटा एनपीवी। अब ये एनपीवी बेटा क्या करता है, कैसे करता है, आइए जरा समझते हैं। एनपीवी कहता है नेट नेट आपको क्या मिलेगा, नेट नेट आपकी वैल्यू कितनी। अब नेट नेट वैल्यू कैसे बेटा? जब भी एज अ इन्वेस्टर आप कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बेटा 2 चीजें होती हैं। सबसे पहले आपके पास पैसा आएगा एंड दूसरा पैसा जाएगा। अब क्योंकि हमें यहां देखना है प्रेजेंट वैल्यू कितनी, तो हम क्या देखेंगे, जो पैसा आएगा दैट इज उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लीजिए। तो आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे अपने दोस्तों कैश इनफ्लोस की, जो पैसा आना है। फिर जो पैसा जाना है आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू बेटा इसमें से माइनस कर देंगे। दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज हम यहां से कर देंगे दोस्तों माइनस। तो टेक्निकली स्पीकिंग बेटा आपके पास एनपीवी क्या बन गया सर? ये बन गया पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। हमने बेटा इसके प्यार से छोटे छोटे से चुन्नू पुन्नू से नाम रख दिए कि भाई यहां पर इन सब का क्या क्या मतलब है। तो अब आपको बेटा शॉर्ट में पहले तो समझ में आ गया एनपीवी का मतलब क्या। एनपीवी का मतलब हो गया नेट नेट आपको क्या मिलेगा। मैंने कहा डन सर। चलिए, अगर आपको यह बात समझ में आती है तो हम अपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कुछ एग्जांपल्स अभी और आगे बेटा कंटिन्यू करते हैं। हमने एग्जांपल 4 तक कर लिया था, तो आइए चलते हैं अब हमारे बच्चा एग्जांपल नंबर 5 की तरफ। लेट्स सी क्या कहता है। एग्जांपल कहता है पर्सन इन्वेस्ट 20,000 इन स्कीम टुडे। आज इस पर्सन ने 20,000 रुपए एक स्कीम में, पर्टिकुलर स्कीम में पैसा लगाया। सपोज टू गेट 4,000 पर एनम फॉर नेक्स्ट 5 years। तो आने वाले 5 साल में बेटा 4-4 हजार मिलेगा, यानी कि ये एक सीरीज बन गई सेम अमाउंट की। तो टेक्निकली बेटा ये हमारी एन्यूटी बन गई जो इसको पैसा मिलने वाला है। एंड विल रिसीव 6,000 एडिशनल बोनस एट द एंड ऑफ ईयर 5। और साथ साथ 6,000 रुपए एक बार इसे और मिलेंगे वन टाइम लास्ट में। फाइंड एनपीवी ऑफ द कैश फ्लोज इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 9%। तो 9% के हिसाब से बेटा कैलकुलेशन करना है। अगर दोस्तों हम आपके साथ यहां पर कैलकुलेशंस की बात करें तो देखो एनपीवी निकालने के लिए 2 चीजें चाहिए, इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू और आउटफ्लो की। तो पहले हम बात करते हैं हमारे आउटफ्लो, क्योंकि ये निकालना कंपैरेटिवली काफी आसान होता है। तो आपको सीधा सीधा बताया भैया आज 20,000 रुपए लगाए हैं। तो बेटा जब आज लगाए हैं तो ये प्रेजेंट वैल्यू ही है, तो भाई इसको तो कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। तो आपका जो आउटफ्लो होगा बेटा वो कितना हो गया? आपका आउटफ्लो बेटा 20,000 हो गया, काम खत्म। ये तो हमारे पास आउटफ्लो हो गया। अब बात करते हैं हमारे इनफ्लो की। इनफ्लो में बेटा 2 चीजें थी, एक तो 4,000 रुपीज की एन्यूटी बन रही है और दूसरा वन टाइम 6,000 मिल रही है। तो भाई जो 4,000 की एन्यूटी बन रही है उसको तो आप अपने पीवीएफ 9% वाले 5 साल से कैलकुलेट करोगे, प्लस आपके पास एक वन टाइम बेटा 6,000 भी आ रहा है।
तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, पीवी फैक्टर 9% बेटा 5 साल का। तो ये आपकी कैलकुलेशंस बच्चा रेडी हो जाएगी। तो अगर हम इन कैलकुलेशंस के हिसाब से काम करें तो ये कितना 4000 इंटू समथिंग प्लस ये हो जाएगा बेटा 6000 इंटू समथिंग, ये हमारे पास इनका टोटल आ जाएगा। लेट्स डू द कैलकुलेशन। अब कैलकुलेशन का तरीका बेटा क्या, 9% बोले तो 1.09, 5 तक जाना है, पीवी फैक्टर है तो डिवाइड इक्वल टू बेटा ये 1 हो गया, फिर एक बार और इक्वल टू 2, फिर इक्वल टू दबाते जाएंगे 3 4 5, हमारे पास आता है 0.650। मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 64993 आ रहा है। आपको बोला था 3 डेसिमल तक लेना है। अब इसके बाद मैं जीटी प्रेस कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एन्युटी फैक्टर जो मेरे पास आता है 3.8896। तो बेटा अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूंगा तो 3.890 हो जाएगा। राउंड ऑफ करके बेटा ये बन गया 3.890। तो भाई हमारे पास हो गया 4000 इंटू 3.890, 6000 इंटू 0.65, कुल मिलाकर आपको मिलेंगे 19,460 रुपए। तो बताइए जरा, अब हम यहां पर अपनी एनपीवी निकाल सकते हैं। आपको पैसा मिलेगा इतना, आपकी पॉकेट से जाएगा इतना, मिलना है 19,460, जाना है दोस्तों 20,000। तो टेक्निकली बेटा आपकी पॉकेट से 540 रुपए जाएंगे। तो मतलब ये प्रोजेक्ट आपको नुकसान देने वाला है इंस्टीड ऑफ फायदा। दिस प्रोजेक्ट इज टेक्निकली गोइंग टू गिव यू अ लॉस रादर देन एनी बेनिफिट और प्रॉफिट। आई होप दोस्तों पहले ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे मूव कर लेते हैं, हम चलते हैं बेटा अगले एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ। चलिए बेटा लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है हमसे। इट सेज पर्सन इन्वेस्ट 25,000 टुडे। भाई आज इसने 25,000 रुपए का बेटा पैसा इन्वेस्ट कर दिया। हमने कहा डन, यानी कि बेटा हमारा आउटफ्लो तो फिर से सेट है हमारा 25,000। अब मिलेगा क्या क्या, सपोज टू गेट 4,500 पर एनम फॉर नेक्स्ट 4 years, 8,000 बोनस एट द एंड ऑफ ईयर 4, फाइंड एनपीवी अगर रेट ऑफ रिटर्न बेटा 10%। बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो गया बेटा पिछली की तरह, हमने बस यहां पर आपको इसलिए दोबारा करवा रहे हैं ताकि अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो उनका कंफ्यूजन दूर हो जाए कि अच्छा सर ऐसे करते हैं, ठीक है। चलिए अब दोस्तों अगर हम यहां पर बात करें तो हमारा फिर से पीवीसीओ बेटा कितना, तो पीवीसीओ तो बन गया आज का पैसा बोले तो 25,000। अब इनफ्लो बेटा कितना आ रहा है, इनफ्लो में एक तो सीरीज बन रही है 4,500 की और एक वन टाइम, और ये बेटा 4 साल की। तो भाई एक आपके पास हो गया 4,500, इसमें क्या लगाएंगे एन्युटी फैक्टर 10% वाला 4 साल का, ये आपके पास आ गया, प्लस आपके पास बेटा और कितना 88,000 और मिल रहे हैं बेटा ईयर 4 पर। तो 8,000 और मिलेगा, बट ये वन टाइम मिलेगा, तो वन टाइम मिलेगा तो बेटा हम क्या लगाएंगे पीवी फैक्टर। चलिए लेट्स डू द कैलकुलेशन। तो ये हो जाएगा 4,500 इंटू समथिंग, फिर हो जाएगा बच्चा 8,000 इंटू समथिंग, ये दोनों मिलाकर हमारे पास आंसर। चलिए करते हैं। अब 10% बोले तो 1.1, फिर डिवाइड, अब 4 बार, एक बार इक्वल टू, 2 बार इक्वल टू, 3 बार इक्वल टू, 4 बार, तो ये आता है बेटा 0.683। फिर हम द प्रेस कर देंगे जीटी, दिस बिकम्स 3.1698, तो ये 170 हो जाएगा बेटा राउंड ऑफ करके, ठीक है जी। तो चलिए 4,500 इंटू 3.17, फिर हो गया बेटा 8,000 इंटू 0.683, तो दोनों का टोटल करके आता है 19,729। अब हमारे को इनफ्लो पता है, हमारे को आउटफ्लो पता है, तो बच्चा वी कैन फाइंड आउट अवर एनपीवी विच विल बिकम पीवीसीआई पीवीसीओ। तो पैसा आएगा 19,729, पैसा जाएगा बच्चा 25,000, तो नुकसान अगेन हो रहा है यहां पर, और वो हो रहा है बेटा 5,271 का। सो दिस इज द नुकसान जो एज अ इन्वेस्टर आपको इस पर्टिकुलर स्कीम में होगा, जो भी ये स्कीम के बारे में हमें एग्जामिनर ने बताया। तो पहले दोस्तों इतनी गल तो समझ में आ गई होगी बेटा, ये वाली बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। अब इस पॉइंट में बेटा किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी का मैटर नहीं होना चाहिए। गॉट इट। अब एनपीवी का ये वाला वर्जन भी क्लियर हो गया होगा कि एनपीवी बेटा हमने कैसे निकाला, ठीक है।
अब एक लास्ट एग्जांपल और करते हैं, उसके बाद ये टीवीएम का कॉन्सेप्ट जो बेसिक सिखाना था वो हो जाएगा। फिर हम वापस से कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टॉपिक आपके साथ स्टार्ट करेंगे और चीजों को आगे लेकर समझेंगे। ठीक है, चलिए तो चलते हैं बेटा एग्जांपल नंबर 7 की तरफ। लेट्स सी बेटा एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है। पर्सन इन्वेस्ट 20,000 इन अ स्कीम टुडे। भाई इस पर्सन ने कितना पैसा लगाया, 20,000 रुपए लगाया। तो ये बात तो समझ में आ गई, 20,000 रुपए बेटा क्या बन गया हमारा, 20,000 रुपए बन गया पीवीसीओ। सपोज टू गेट 4,000, 4,200, 45, 6,000 एट द एंड ऑफ रिस्पेक्टिव 4 years। अब देखिए पीछे जो दो क्वेश्चन करे और इस क्वेश्चन में हमारा डिफरेंस क्या है। लास्ट वाले क्वेश्चंस में बच्चा हमारे पास जो था अमाउंट का एक एन्यूटी बन रही थी और एक लास्ट में पैसा मिल रहा था। बट अगर मैं इस क्वेश्चन में बात करूं तो हर साल वी आर गेटिंग, एवरी ईयर वी आर गेटिंग अ डिफरेंट अमाउंट। तो भाई अब जब हर साल डिफरेंट अमाउंट है तो इनको इनके रिस्पेक्टिव पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपको इनकी प्रेजेंट वैल्यू मिल सके। बात तो ठीक है। फाइंड नेट प्रेजेंट वैल्यू और रेट ऑफ रिटर्न बेटा हमारा कितना है, 9%। चलिए अब जरा समझते हैं बेटा करेंगे कैसे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो हमारा पीवीसीओ तो रेडी है। तो हमारा पीवीसीओ बेटा हमारे पास है 20,000 रुपए, ये तो हमारा मामला क्लियर है। अब देखो जब हम इनफ्लो की बात करेंगे तो एक तरीका तो ये है कि मैं इसी तरीके से इक्वेशन बना दूं। मैं क्या लिखूंगा, 4,000 पहले साल का, 4,200 दूसरे का, 45, 6,000 एंड सो ऑन। बेटा मैं सबको सबके रिस्पेक्टिव पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूं। तो एक तरीके मैं उसे हॉरिजॉन्टल इक्वेशन फॉर्म में लिख दूं। बट मैं कहूंगा बेटर क्या है, आप यहां पर एक छोटा सा टैबुलेशन बना लें। यहां पर बेटा एक छोटी सी टेबल बना लें जिससे प्रेजेंटेशन काफी ज्यादा बेटर लगेगी। कैसे, मैंने कहा यहां पर मैं एक कॉलम बना देता हूं। सबसे पहले ईयर, कौन से टाइम पीरियड की बात हो रही है, उसमें बेटा हमारे पास कैश इनफ्लो का अमाउंट कितना है, कितने पैसे की बात हो रही है। फिर हमारे पास आ जाएगा हमारा पीवी फैक्टर जो कि हमें क्वेश्चन में निकालना है बेटा 9% पर, हमें गिवन है बेटा 9% के हिसाब से, और इनको मल्टीप्लाई करके बेटा हमारे पास आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू। सो लेट्स ट्राई दिस। आपके पास है 4,000, 4,200, 4,500। तो ये है आपके पास 4,000, फिर है आपके पास 4,200, फिर है आपके पास 4,500, नेक्स्ट है बेटा आपके पास 6,000। तो ये आपके पास 4 अलग अलग ईयर्स का डेटा आ चुका है। हमने कहा ठीक है। अब ये जो 4 अलग अलग ईयर्स का डेटा आया तो ये हमने 4 ईयर्स का डेटा यहां लिख लिया। अब मैं मल्टीप्लाई करता हूं बेटा पीवी फैक्टर। तो 1.09 डिवाइड इक्वल टू पहले साल का आता है 0.917, नेक्स्ट हो जाएगा बेटा 0.842, 16 आ रहा है, 8416 तो राउंड ऑफ कर दिया। अगला आता है बेटा 0.772 एंड द नेक्स्ट वन इज 0.708। अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके बेटा अपने लिए क्या निकाल सकता हूं, इनको मल्टीप्लाई करके आई कैन फाइंड आउट माई पीवीसीआई। तो ये मेरा टोटल आ जाएगा पीवीसीआई का। लेट्स डू द कैलकुलेशन। तो 4,000 इंटू 0.917 ये आता है 3,668। 4,200 इंटू 0.842 ये आता है दोस्तों 3,536, है ना, और 0.4 हटा देते हैं, वो डेसिबल में आ रहा है, राउंड ऑफ कर दिया। नेक्स्ट है 4,500 इंटू 0.772, तो ये आता है दोस्तों 3,474, और 6,000 इंटू 0.708 ये आता है दोस्तों 4,248। ये सारे नंबर्स आ गए, मैं इनका टोटल कर देता हूं। ये हमारे पास आता है 14,926। ठीक है जी। अब फिर से बेटा पीवीसीओ पता है, पीवीसीआई पता है, सो वी कैन फाइंड आउट अवर एनपीवी विच इज पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। तो बेटा ये हो जाएगा 14,926 माइनस में 20,000, सो दिस गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ अगेन माइनस का आंसर आ जाएगा बेटा 5,074। तो अगेन इस स्कीम में बेटा हमारे इन्वेस्टर को क्या हो रहा है, इस स्कीम में बेटा हमारे इन्वेस्टर को नुकसान हो रहा है जो आपके सामने है। मैंने कहा ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। तो दोस्तों यहां पर आकर हमने आपके साथ अब टाइम वैल्यू ऑफ मनी का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया। ठीक है सर, ये पूरा क्लियर हो गया। ओके, अब दोस्तों वापस आते हैं हम हमारे टॉपिक पर।
हमारा टॉपिक, यस, हमारा टॉपिक था कॉस्ट ऑफ डेट, जो हमने आपके साथ निकालना शुरू करा था। तो मेन चैप्टर वाज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसमें हमने पहला सोर्स आपके साथ पढ़ा था बेटा कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में हमने आपके साथ पढ़ा था अभी तक कि अगर आपको अपना कॉस्ट ऑफ डेट निकालना है, कृपया करके मैं वापस से 2 मिनट के लिए याद दिला रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट बात बतानी है। तो हमने पढ़ा था भाई, इसके अंदर सबसे पहले आपके पास होता है इरिडीमेबल डेट वाला। तो अगर इरिडीमेबल डेट चल रहा है तो आपका बच्चा केडी कैसे निकलता था, इट्स I1 - T डिवाइडेड बाय P0। क्या पे करा वर्सेस क्या रिसीव करा, तो पे करना इंटरेस्ट, उस पर टैक्स का फायदा, बदले में P0। ओके, दूसरा केस हमारे पास है हमारा रिडीमेबल डेट का, कि भाई जब रिडेम्पशन होता है तो क्या होता है। तो अगर मैं रिडीमेबल डेट की बात करूंगा तो एक तो इंटरेस्ट पे करा, उस पर टैक्स का फायदा, वापस करना है आरवी, आज मिलेगा P0 या एनपी, बेटा हमने लिखा था, आपके पास हो जाएगा एनपी, मैं यहां भी लिख देता हूं। अच्छा नहीं, हमने P0 ही लिखा था, मुझे भी याद नहीं है क्या लिखवाया था, चलो कोई नहीं, P0 लिख देते हैं हम। P0 का मतलब आपको पता ही है बेटा, है ना, सबसे पहले एनपी, ना मिले तो एमवी, ना मिले तो एफपी। तो एक तो इंटरेस्ट, फिर ये आपका प्रीमियम या डिस्काउंट एडजस्ट हो जाएगा, और बदले में ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ये हमने पढ़ा था। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये जो अभी तक का कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, दैट इज इस तरीके से निकालना बेटा, ये कॉन्सेप्ट इज टेक्निकली नोन एज योर अप्रोक्सीमेशन मेथड। हम इस कॉन्सेप्ट को टेक्निकल शब्दों में बोलते हैं हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये हमारा जो आंसर निकालता है, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ डेट निकालता है, ये बेटा कैसे निकालता है, अंदाजे से निकालता है, अप्रोक्सीमेटली ये हमें हमारे आंसर देता है। तो सर एग्जैक्ट आंसर कुछ और निकलते हैं, मैंने कहा बिल्कुल, एग्जैक्ट आंसर निकालने का बेटा तरीका अलग है। वो क्या तरीका है, तो मैंने कहा चलिए अब वो तरीका आपको समझाते हैं। उस तरीके का नाम है बेटा जिसको हम बोलते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। ये क्या बन गया बेटा, यील्ड टू मैच्योरिटी, इसको हम बोलते हैं YTM मेथड। प्यार से हमने इसका नाम रख दिया बेटा YTM मेथड। हमने कहा ठीक है साहब, ये बात भी समझ में आती है। तो ये हमें बताएगा, देखो देखो नाम से ही समझ में आ रहा है, यील्ड टू मैच्योरिटी। जब तक आपका सिक्योरिटी मैच्योर होगा तब तक आपको कितना रिटर्न उस पे मिलेगा, कितना रिटर्न मिलेगा इफ यू होल्ड दिस सिक्योरिटी अप टू मैच्योरिटी। तो देखो बेटा, सबसे पहले तो ये कैलकुलेशन कर कौन रहा है, पहले 2-3 बातें समझ लेना, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज होते हैं जबरदस्ती। तो पहली बात, ये कैलकुलेशन कर कौन रहा है, सर ये सारी कैलकुलेशन कर रही है हमारी कंपनी, जिसने ये सिक्योरिटी बेटा अल्टीमेटली इशू करनी है। हमने कहा ठीक है। अब देखो, जब भी एक सिक्योरिटी इशू करी जाएगी तो उसको देख रेख के इशू करा जाएगा। हमें यह देखना पड़ेगा कि उसके जैसी सिमिलर सिक्योरिटीज मार्केट में कैसे प्रोग्रेस कर रही हैं, कैसे वो काम कर रही हैं, कितना रिटर्न इन्वेस्टर को मिल रहा है। तो ये सब चीजें हमें चेक करनी पड़ेंगी। तो सारी कैलकुलेशन कौन कर रहा है, कंपनी। बट ये किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटा ये सारा का सारा होगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर, कि भाई जो इन्वेस्टर है उसके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए। तो अब देखिए YTM बेटा कैसे निकाला जाता है। तो मैं अब यहां पर पहले तो इसके स्टेप्स लिखता हूं, आपके पास आ जाएगा स्टेप नंबर 1। फिर मैं पहले बेटा सारे स्टेप्स लिख दूंगा, फिर मैं आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा। क्वेश्चंस के थ्रू ये सारे के सारे स्टेप्स या सारी बातें बेटा एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर मैंने अभी पहले एक्सप्लेन करा और कुछ करा तो वैसे भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आना। तो जस्ट टू मेक श्योर कि आपको पहले कॉन्सेप्चुअली लिखा हुआ क्लियर हो जाए, लिखने वाला मैटर हमारा क्लोज हो जाए, इसीलिए मैं सबसे पहले बस यहां पर आपके नोटिंग कंप्लीट कर रहा हूं। इसके बाद अभी ये समझ में ज्यादा कुछ नहीं आएगा, फिर अभी हम इसका क्वेश्चन करेंगे, तब आपको ये एक एक पॉइंट एक एक वर्ड जो लिखा हुआ है सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 बच्चा सबसे पहले होता है जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिफाई द रेलिवेंट कैश फ्लोज। हम बेटा सबसे पहले आपके साथ क्या करेंगे, अपने रेलिवेंट कैश फ्लोज को आइडेंटिफाई कर लेंगे फ्रॉम दी डेट। तो हम डेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो डेट के बारे में बेटा सारे रेलिवेंट कैश फ्लोज हमें बिल्कुल क्लियर होने चाहिए।
अब नेक्स्ट स्टेप बेटा हमारे दो ऑप्शंस होंगे। तो पहले हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। सर ये ऑप्शन नंबर ए में क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में ये होगा इफ पीवीएफ और पीवीएफ एज द केस में भी आर गिवन इन क्वेश्चन। भाई ये वाला डेटा आपको आपके क्वेश्चन में दोस्तों गिवन होगा। हमने कहा ठीक है सर। अब यहां पर क्या करना है? तो देखो बेटा मैंने आपको बोला भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आएगा तो आप सिर्फ कॉपी करते जाइए, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कहेंगे, टेक एनी टू पीवीएफ गिवन इन क्वेश्चन, एनी टू पीवीएफ गिवन इन क्वेश्चन। आप कौन से लेने हैं? रैंडम बेसिस। आपको जो मन करे आप वो वाले दो ले लें, रैंडम बेसिस पर ले लीजिए। एंड कंप्यूट एनपीवी एट बोथ पीवी फैक्टर्स। आपने जो पीवी फैक्टर या रेट ऑफ रिटर्न लिया है उस पर बेटा दोनों पर आप क्या निकालेंगे? बेटा दोनों पर आप निकालेंगे अपना एनपीवी, ठीक है। ये तब एप्लीकेबल है ऑप्शन नंबर ए अगर हमें पीवी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है। भाई अगर ये ना गिवन हो तो क्या होगा? इफ पीवीएफ और पीवीएफ, वैसे तो सेकेंड पार्ट होने के चांसेस कम है, ज्यादातर चांसेस आपके पास फर्स्ट वाला ही आएगा, बट स्टिल देखो पेपर में पता नहीं है तो इसलिए हम दूसरा भी आपको बता देते हैं। पीवीएफ और पीवीएफ आर नॉट गिवन इन क्वेश्चन। भाई अगर ये आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो क्या करें? तो सबसे पहला स्टेप होगा आपको करना पड़ेगा कैलकुलेट केडी बाय अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो सबसे पहले आप अपना केडी निकालेंगे यूजिंग योर अप्रोक्सीमेशन मेथड। हमने कहा वो मान लेते हैं लेट से आपने निकाला और केडी निकल गया लेट से x.y परसेंटेज समथिंग, हमने एक रैंडम कुछ भी वैल्यू ले ली है। अब आप सबसे पहले कंप्यूट करेंगे एनपीवी एट x%। तो आपने निकाला x.y, अब x.y में से सबसे पहले आप जो फर्स्ट वाला पार्ट है उस पे कैलकुलेट करेंगे। लेट से आपने निकाला 5.6, तो आप 5% पर अपनी एनपीवी पहले निकालेंगे। अब क्या होगा? इफ एनपीवी इज पॉजिटिव, अगर तो बच्चा ये एनपीवी क्या आ जाती है? पॉजिटिव, तो हम क्या करेंगे? देन इंक्रीज रेट। आप अपने रेट को बेटा इंक्रीज कर देंगे टू x प्लस 1%। जनरली मैं 1% का इंक्रीज लेता हूं, आप 2% का इंक्रीज भी ले सकते हैं या 3% का भी ले सकते हैं। अब ये इस तरीके से करना है सो दैट एनपीवी बिकम्स नेगेटिव। तो अगर आपने पहली एनपीवी निकाली और वो आ गई पॉजिटिव, तो अब आप अपने रेट को और इंक्रीज करेंगे ताकि वो पॉजिटिव वाली वैल्यू बेटा क्या बन जाए? नेगेटिव। सिमिलरली अगर तो एनपीवी आती है नेगेटिव, आपने पहली निकाली और वो आ गई नेगेटिव, तो आप क्या करोगे? देन अब आप अपने रेट को बेटा कम करोगे, तो आप करोगे डिक्रीज रेट टू x माइनस 1%। अब आप अपने रेट को कम कर दोगे सो दैट एनपीवी बिकम्स पॉजिटिव, ताकि एनपीवी आपकी क्या बन जाए दोस्तों? ताकि आपकी एनपीवी बन जाए बेटा पॉजिटिव। अगेन मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये मैंने 1 वाला लिया है, आप यहां पर 2 भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, तो आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है जी। चलो ये दो ऑप्शंस या स्टेप नंबर 2 हमारा पहले डन हुआ। अब चलते हैं बेटा स्टेप नंबर 3 पर। अब स्टेप नंबर 3 हमें क्या करना है? तो स्टेप नंबर 3 इज जस्ट टू मेक श्योर आपको 2 एनपीवी चाहिए बेटा, एक पॉजिटिव वाली और एक नेगेटिव वाली। तो हम यहां पर कहते हैं वी नीड 2 एनपीवीज। बेटा हमें 2 एनपीवीज चाहिए, दैट इज हमें एक चाहिए पॉजिटिव एंड अदर हमें जो चाहिए वो चाहिए बेटा नेगेटिव। तो हमारे को मेक श्योर करना है एक हमारे पास पॉजिटिव एनपीवी हो और दूसरी हमारी नेगेटिव हो। जैसे ही ये पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाएंगी तो अब हम इन दोनों को इंटरपोलेट करेंगे, इन दोनों के बीच में कैलकुलेशन करेंगे। तो अब हम कहेंगे इंटरपोलेट दी 2 एनपीवी वैल्यूज।
अब हम इन दोनों एनपीवी वैल्यूज को आपस में इंटरपोलेट करेंगे। दैट इज, एक बेटा पॉजिटिव है और दूसरी आपकी नेगेटिव है। इस तरीके से करेंगे टू ऑब्टेन कॉस्ट ऑफ डेट, ताकि आपको आपका क्या मिल जाए बेटा, कॉस्ट ऑफ डेट। अब ये कॉस्ट ऑफ डेट कैसे निकलेगा, तो मैंने कहा भाई अगर आपको निकालना है आपको कॉस्ट ऑफ डेट, यानी कि आपको तो चाहिए बेटा केडी, तो केडी निकल जाएगा बेटा। सबसे पहले हम लेंगे हमारा लोअर रेट, जो भी आपका लोअर रेट था आप वो लोगे दोनों में से। भाई एक पे पॉजिटिव है एक पे नेगेटिव, तो मान लो आपने निकाला 5 और 6 पर, तो 5 आपका लोअर रेट हो गया, 6 आपका अपर रेट हो गया या हायर रेट हो गया। फिर हम कहेंगे आप लो अपना लोअर रेट का एनपीवी, डिवाइड कर देंगे बेटा आप उसे लोअर रेट का एनपीवी से माइनस हायर रेट के एनपीवी से, और मल्टीप्लाई हो जाएगा हायर रेट माइनस लोअर रेट। तो ये आपके पास पूरा का पूरा बच्चा डेटा रेडी हो जाएगा। ठीक है सर, समझ में तो आया नहीं ज्यादा कुछ। मैंने कहा मैंने उम्मीद भी नहीं करी आपको समझ में आएगा, मैंने पहले ही बोला था बस आपको नोटिंग के लिए लिखना है। अभी एक क्वेश्चन करेंगे हम न्यूमेरिकल, जिससे ये सारे के सारे पॉइंट्स बेटा आपको एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब एनपीवी कैसे निकलेगा, तो बेटा एनपीवी निकालने का सिंपल सा तरीका हमने पढ़ा था, पीवीसीआई पीवीसीओ। अब पीवीसीआई मतलब, अब देखो बेटा डेट सिक्योरिटी के केस में इन्वेस्टर को क्या क्या मिलेगा, मैंने आपको पहले ही बोला ये सब किसके पर्सपेक्टिव से निकालना है, ये सब हमें इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से निकालना है कि भाई हमारे इन्वेस्टर को क्या मिलेगा। तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, सबसे पहले भाई हमें लेना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट। जो बेटा उसे इंटरेस्ट मिलेगा एक तो वो उसके लिए इनफ्लो है, साथ साथ उसे मिलेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिडेम्पशन वैल्यू, जो लास्ट में बेटा कंपनी ने रिडेम्पशन पर देना है वो भी मिलेगा। तो उन दोनों की ले लेते हैं प्रेजेंट वैल्यू। पे क्या होगा, उसको बेटा अपना कॉस्ट ऑफ सिक्योरिटी या डेट उसे पे करना पड़ेगा, ये उसकी जेब से जाएगा। अब अगर हम यहां पर थोड़े सिंपल शब्दों में देखें तो बेटा बताइए, जो इंटरेस्ट होता है वो तो कंपनी बेटा एनुअल बेसिस पर पे करेगी, लगातार सेम अमाउंट जनरली होता है। तो जब इंटरेस्ट हमारा सेम अमाउंट पर जनरली लगातार पे होगा तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे देखो भाई आप ले लो इंटरेस्ट, उसको पे करना पड़ेगा टैक्स पर्सनल लेवल पर, यानी कि ये उसकी नेट कमाई होगी और ये हर साल मिलेगा। तो आप इसको ले लो पीवीएफ आर कॉमा एन पर। तो एक हिस्सा तो ये आ गया इंटरेस्ट वाला, प्लस जो रिडेम्पशन वैल्यू होती है बेटा वो वन टाइम मिलती है, तो रिडेम्पशन वैल्यू लेंगे वो हो जाएगा पीवीएफ आर कॉमा एन पर। ये दोनों इनफ्लो आ गए और ये आपका आउटफ्लो आ गया। तो अब याद करिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एग्जाम्पल नंबर 5, 6, 7 करवाए, बेटा वो यही तो थे। आपको यही तो हो रहा था, एक सीरीज बन रही थी, साथ में एक वन टाइम वाला था और आपका आउटफ्लो था। तो यही चीज अभी हम पहले भी निकाल रहे थे, बस अब हमने उसे थोड़े टेक्निकल शब्दों में बोल दिया कि भाई वो किसके लिए निकाल रहे हो, क्या क्या कर रहे हो, दैट इज द ओनली चेंज। अब सर ये जो हमने सारी रामायण गाथा इतनी बड़ी बड़ी लिख दी, इसका क्या मतलब है, ये तो बताया नहीं। चलो ये बात तो आपकी समझ में आ गई। तो मैंने कहा चलिए अब सारी रामायण गाथा समझने के लिए बेटा हम आपके साथ पहले एक क्वेश्चन करेंगे। तो देखो बेटा इस पूरे चीज को समझने के लिए 2 स्टेप में काम होगा। स्टेप नंबर 1 इज टू अंडरस्टैंड कैसे करना है। अभी हम पहला स्टेप क्या सीख रहे हैं, कैसे करना है। फिर सीखेंगे उसके पीछे का लॉजिक क्यों है, क्यों करना है। तो पहले मैं क्या सिखा रहा हूं बेटा, कैसे करना है, फिर हम सीखेंगे क्यों करना है भाई। ठीक है, दोनों बातें सिखाऊंगा। तो पहले हम कैसे, व्हाट एंड हाउ नीड्स टू बी डन, ठीक है, और फिर सीखेंगे व्हाई। अब हम चलते हैं बेटा हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो हमारे एग्जांपल्स खत्म हो चुके हैं, अब वापस से हम अपने मेन क्वेश्चन के एग्जाम वाले क्वेश्चंस की सीरीज पर आ गए हैं। ठीक है सर, कंपनी इशूड 10 लाख 10% डिबेंचर्स फेस वैल्यू 100 ईच। तो भाई 10 लाख रुपए के डिबेंचर दिए, 10% वाले 100 रुपए, रिडीमेबल आफ्टर 10 ईयर्स, करंट मार्केट प्राइस इज 120, फ्लोटेशन कॉस्ट इतना, टैक्स का रेट इज 30,
कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर यूजिंग वाईटीएम। अब आपको बेटा स्पेसिफिकली बोल दिया वाईटीएम लगाना है, हमने कहा ठीक है। देखो दोस्तों, स्टेप नंबर 1 हमने आपके साथ सीखा था। पहले तो इस सिक्योरिटी से क्या क्या मिलने वाला है, क्या क्या जाने वाला है, पहले वो निकाल लो। तो यानी कि हमारा सबसे पहला काम होगा, हम अपने कैश फ्लोस को आइडेंटिफाई करें। तो अगर मैं अपने कैश फ्लोस की बात करूं तो एक तो सबसे पहले हमें इसमें मिलेगा बेटा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट है हमारे पास 10% और वो मिलेगा फेस वैल्यू यानी कि 100 रुपए पर। तो 10% मिलेगा 100 रुपए पर, बोले तो बेटा 10 रुपए। बट जब इन्वेस्टर को मिलेगा तो उसको तो बेटा नेट ऑफ टैक्स मिलेगा, क्योंकि इसके ऊपर उसे टैक्स भी पे करना पड़ेगा। ये उसकी बन गई इनकम जिस पर उसे लगेगा टैक्स। तो हम कहेंगे भाई इंटरेस्ट ले लो नेट ऑफ टैक्स। तो इंटरेस्ट अगर नेट ऑफ टैक्स लेंगे तो ये हो जाएगा I1 माइनस टी, 10 रुपए इंटू 1 माइनस 0.30। तो टेक्निकली ये 7 रुपए मिलेंगे। हमने कहा ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। कितने साल का डेटा है, तो 10 साल के लिए ये सारी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन हम कर रहे हैं। हमने कहा ठीक है। अब इशू कितने का, तो बेटा आपको अब मार्केट प्राइस गिवन है करंट वाला, तो हम तो यही मानेंगे 120 पर, और 4% का फ्लोटेशन है। तो बेटा हमारा P0 कितना हो जाएगा, 120 में से 4% का फ्लोटेशन आपका चला जाएगा। तो भाई अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो ये आता है 115 रुपए 20 पैसे। दिस बिकम्स योर वैल्यू। पहले तो इतनी बात समझ में आती है। तो आपके पास अब सारे कैश फ्लोज आइडेंटिफाई हो गए। अब देखिए बेटा, क्या क्वेश्चन ने मुझे पीवी फैक्टर के बारे में बताया कि सर ये वाले पीवी फैक्टर हैं, ये वाले ले लेना? आंसर इज नो, हमें नहीं बताया। सर कैसे देगा? मैंने कहा अगले क्वेश्चन में देखिए, यहां पर गिवन है पीवी फैक्टर आपको, एक 10% वाला गिवन है, एक 7 वाला। अब क्वेश्चन में गिवन है तो ठीक है, अच्छी बात है, फिर तो हमें एक 7 पर निकालना है, एक 10 पर, बड़ा क्लियर है। बट अब यहां पर तो पीवी फैक्टर गिवन ही नहीं है मेरे दोस्त, तो क्या करें? तो सर अब यहां पर हमें अंदाजे से लेना पड़ेगा। अंदाजा भी हमारा मोर एक्यूरेट होना चाहिए, तभी हमारे लिए अच्छा रहेगा। अब अंदाजा बेटा एक्यूरेट कैसे करें? तो मैंने कहा देखो भाई, हमें यह पता है जो हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड है वो भी तो सही सही अंदाजा देता है ना, अंदाजे सही, अप्रोक्सीमेटली तो सही बता देता है। मैंने कहा हाँ, तो मैंने कहा चलिए अब हम सबसे पहले बेटा क्या निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट निकालेंगे बेटा कैसे? हम अपने अप्रोक्सीमेशन मेथड से। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमें बेटा पीवी फैक्टर गिवन नहीं है। तो ये क्या कहता है, आपके पास होगा इंटरेस्ट, उस पर टैक्स का फायदा वापस करना है, आरवी आज मिलेगा बेटा P0, इतने ईयर्स में आपको चार्ज करना है, ये ओपनिंग ये क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। मैंने कहा ठीक है। अब हमने अभी ऊपर आरवी नहीं लिखा, तो आरवी बेटा कितना है, कुछ बोला नहीं, तो फेस वैल्यू के बराबर ही होगा, यानी कि 100 रुपए का सिंपल। हमने कहा ठीक है, चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो ये तो हो गया बेटा 10 रुपए, 1 माइनस 0.30, वापिस करने हैं 100 रुपए, आज 115.2 और 10 साल में, होल डिवाइडेड बाय ओपनिंग बेटा 115.2 प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों का डाउट आता है सर ये तो माइनस में आ रहा है। मैंने कहा हाँ बेटा आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आने दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आप माइनस ही करोगे। तो ये हो जाएगा 100 115.2 डिवाइडेड बाय 10 प्लस ये हो गया 7, और ये आता है बेटा 5.48, ये बन गया 5.48। मैं डिनोमिनेटर भी कैलकुलेट कर लेता हूं पहले। ये है 115.2 है ना, 115.2 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, ये आता है 107.6। वो था बेटा 5.48। तो भाई मैं अगर इनको कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास आता है बेटा 0.0509, यानी कि अप्रोक्सीमेटली आ गया 5.09% अंदाजे से। हमने कहा ठीक है साहब। अब ये आ गया 5.09। हमने बेटा यहां पर देखिए कुछ कुछ चीजें मैं आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले रेलिवेंट कैश फ्लोज निकाल लिए, ये स्टेप समझ में आता है। पीवीएफ गिवन नहीं थे हमें, अभी जो एग्जांपल कर रहे हैं वो ये वाला कर रहे हैं, नॉट गिवन। हमने अब केडी निकाल लिया अप्रोक्सीमेशन से, हमारा आ रहा है 5.09%, यहां तक पहुंच चुके हैं। अब मैंने आपको कहा था पहला वाला नंबर ले लेना, 5.09 आ रहा है, तो हम कितना पकड़ के चलेंगे, 5। तो अब मैं सबसे पहले अपने 5% पर अपनी एनपीवी निकालूंगा। अब मैं यहां पर बच्चा कैलकुलेशन करूंगा एनपीवी एट 5%। तो अगर मैं यहां पर निकालूं तो बेटा एनपीवी क्या हो जाएगा,
सर एनपीवी वुड बी पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। मैंने कहा बिल्कुल। अब ये कैसे बच्चा? तो आपके पास एक तो 7 रुपए मिलेंगे, मैंने कहा ठीक बात है। ये इंटरेस्ट वाले बेटा 7 रुपए हर साल मिलेंगे अगले 10 साल तक, यानी कि अब हम इसको लेंगे 5% फॉर 10 ईयर्स। हमने कहा ठीक है। फिर 100 रुपए लास्ट में रिडिम्पशन वैल्यू के मिलेंगे, ये वन टाइम मिलेंगे। पीवीएफ 5% अगेन बेटा 10th ईयर का। और आज जो पॉकेट से जा रहे हैं वो जा रहे हैं बेटा 115 रुपए 20 पैसे। ये आपका नेट कॉस्ट हो गया बेटा। अब देखो, क्योंकि ये कंपनी कैलकुलेट कर रही है तो कंपनी तो अपनी नेट कॉस्ट लेगी जो उसको मिलेगा। कंपनी बेटा अपनी नेट लेगी 115 रुपए 20 पैसे वाली। तो कंपनी ने बेटा अपनी ये नेट कॉस्ट आपके साथ क्या कर ली है, कवर कर ली है कि भैया ये हमारे को मिलेगा। मैंने कहा डन। अब आइए बेटा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। सो दिस वुड बिकम 7 इंटू समथिंग प्लस 100 इंटू समथिंग और माइनस का 115.20। तो बेटा ये नेट करके हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। लेट्स डू दिस। तो 1.05 हो गया डिवाइड 10 तक जाना बेटा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आता है 6139। तो वी कैन कॉल इट 614। तो ये बन गया बच्चा 614। फिर जीटी दबा देते हैं। 7217 आ रहा है तो 722 हो गया 7। ये बन गया बेटा 7 इंटू 7.722। फिर आपके पास है 100 इंटू 0.614। सबका टोटल करके बेटा आता है 115.45। माइनस कर देंगे बेटा इसमें से 115.2। तो नेट आपके पास आ रहा है 0.254। ये हमारा बेटा पॉजिटिव आंसर आ रहा है। ये हमारा पॉजिटिव आंसर आ रहा है कि 0.254 इसका फायदा होगा अगर हम 5% पर निकालेंगे। मैंने कहा ठीक है। चलिए अब जरा यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बेटा। आप मुझे बताएंगे हमारा जो पीवीएफ होता है वो कैसे निकलता है। 1/1 प्लस आर की पावर एन होता है। अगर मैं इन दोनों को आपस में देखूं तो इसका मतलब कहना इसे पीवीएफ एंड आर आर इनवर्सली रिलेटेड। भाई ये दोनों हमारे पास कैसे हैं, इनवर्स रिश्ते में हैं। इनवर्स रिश्ते का मतलब है अगर आर बढ़ेगा तो पीवी फैक्टर गिरेगा, पीवी फैक्टर बढ़ेगा तो आर गिरेगा। सिंपल सी बात है। अब देखो मेरे को अपनी एनपीवी को एक नेगेटिव बनाना है। अभी मेरी एनपीवी बेटा क्या आ रही है, पॉजिटिव। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है। मेरी एनपीवी है पॉजिटिव, मुझे इसे नेगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव कैसे बनेगा भाई, मुझे पता है ये 7 रुपए और 100 रुपए और ये वाले अमाउंट में कोई बदलाव नहीं होगा। तो जो बदलाव करना है वो मुझे पीवी फैक्टर में करना पड़ेगा। अब मेरे को अगर इसे नेगेटिव बनाना है इसका मतलब मुझे पीवीएफ को बेटा क्या करना पड़ेगा, मुझे पीवीएफ को कम करना है। अब मुझे पता है इसका रिश्ता आर से बेटा कैसा है, इनवर्स। तो यानी कि मुझे आर को बेटा क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मैं दोबारा बता रहा हूं, अभी एनपीवी आया पॉजिटिव, मुझे चाहिए नेगेटिव, मुझे चाहिए नेगेटिव। तो बेटा मुझे बनाना है इसे नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव बनाने के लिए मैं अमाउंट्स में तो बदलाव नहीं कर सकता क्योंकि ये तो फिक्स है। तो जो बदलाव आएगा वो पीवी फैक्टर में आएगा, यानी कि पीवी फैक्टर को कम करना पड़ेगा। ये वाले पीवी फैक्टर बेटा कम होंगे तभी तो ये माइनस में आएगा ना। ये वाले दोनों नंबर्स कम होंगे तभी माइनस में आएगा। पीवी फैक्टर कम करने का मतलब है आर को करना पड़ेगा इंक्रीज, क्योंकि आर और पीवी फैक्टर आपस में क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। अब मुझे इसे बढ़ाना पड़ेगा। अब बढ़ाऊं कितना, तो मैंने बोला था भाई जनरली 1% का बढ़ा दो। अब चाहो तो 2 भी बढ़ा सकते हो, बट जनरली क्या होता है जितना गैप बढ़ता जाएगा, ये 5 और 6, 5 और 7, 5 और 8, उतना ज्यादा आंसर में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन बढ़ता जाता है। तो प्रेफरेबली बेटा एग्जाम के लिए तो ये 1% में काम हो जाता है। वैसे तो नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन ही होती है, बट नहीं गिवन तो उस केस की हम बात कर रहे हैं। अब मैं अगर यहां से एनपीवी निकालू तो बेटा मेरे पास फिर से क्या हो जाएगा, पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हमारे पास हो जाएगा 7 इंटू पीवीएफ। अब हो जाएगा 6% कॉमा 10 वाला, फिर प्लस 100 इंटू ये हो जाएगा बेटा पीवी फैक्टर 6% कॉमा 10 वाला, फिर माइनस 115/20 ये आपके पास आ गया। तो दिस इज अगेन 7 समथिंग 100 इंटू समथिंग और माइनस 115/20। तो अब लॉजिकली तो ये आंसर माइनस में आना चाहिए। बाकी हम चेक कर लेते हैं, पीवी फैक्टर कम हो जानी चाहिए। तो 1.06 10 तक चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आता है 0.558।
अब आप चेक करिए बेटा, ऊपर वाले से वैल्यू गिर गई, चेक करिए बेटा वैल्यू गिर गई। अभी आपको समझाया था पूरा का पूरा लॉजिक। अब जीटी प्रेस कर देंगे तो ये बनता है 7.360। अब लेट्स डू दिस, 7 इंटू 7.36 एक हो गया बेटा, फिर 100 इंटू 0.558 ये एक हो गया, और माइनस का 115 आ गया बेटा -7.88। तो ये आपके पास पहले तो बेटा आंसर निकल कर आ गए। आई होप पहले बेटा बात समझ में आ गई। अब मेरे पास एक एनपीवी पॉजिटिव है, एक एनपीवी नेगेटिव है। अब दो एनपीवी मिल चुके हैं। अब मुझे क्या करना है? अब मेरा लॉजिक ये कहता है कि मुझे एनपीवी को 0 बनाना है। मुझे एक ऐसा रेट ढूंढना है, मुझे एक ऐसा रेट ढूंढना है जहां एनपीवी बेटा क्या हो जाए? 0 हो जाए। आइए जरा अब इसके पीछे का कॉन्सेप्ट, अब ये 0 कैसे बनेगा वो समझ लेते हैं। तो पहले मैं आपके साथ बच्चा लॉजिक इसका डिस्कस करता हूं, फिर मैं इसका कॉन्सेप्ट फॉर्मूला वाला टाइप जो आपको है वो बता दूंगा। देखिए बेटा, अब हमने एक तो निकाला अपना रेट, एक बेटा हमने क्या निकाला या यहां पर लिखते हैं, हमने निकाली एनपीवी फॉर अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ रेट। मैंने कहा राइट, जैसे कि हमने अभी देखा 5% वाले लेवल पर है 0.254। मैंने कहा ठीक है, तो 5% का रेट था तो ये है 0.254, रेट कर दिया 6, ये हो गया माइनस का 7.88। ये तो मेरे कैलकुलेटर में ही दिख रहा था अभी। तो इतनी कहानी आपको पहले तो बेटा समझ में आई होगी। ये हमने क्या करा है, व्हाट वी हैव डन दिस। अब मैं अगर इन दोनों को एनालाइज करूं तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इन दोनों के एनालिसिस से यह समझ में आया कि अगर हमारा रेट 1% जंप कर जाए, अगर हम अपने रेट को 1% बढ़ाएं, मतलब 5 से 6 लेकर जा रहे हैं, तो मेरा एनपीवी इज फॉलिंग। मेरा एनपीवी गिर रहा है कितने से? पहले 0.254 था, अब हो गया माइनस का 7.88। तो इतने से एनपीवी बेटा डिक्रीज हो जाएगा। तो अगर हम देखें तो टेक्निकली बेटा एनपीवी डिक्रीज होगा 8.134 से। तो एनपीवी 8.134 से डिक्रीज होगा अगर हमारा रेट 1% बढ़ता है। तो 1% रेट बढ़ेगा तो एनपीवी इतना गिरेगा। कैसे? पहले पॉजिटिव हो गया 0, फिर 0 से माइनस और आ गया, तो टेक्निकली फॉल तो 8.134 का हुआ। अब हमारे पास ये फॉल निकल के आ चुका है। तो अब बताइए, अगर मुझे 1 रुपया डिक्रीज करना है तो क्या 1 रुपया डिक्रीज करने के लिए इतने % से बढ़ाना पड़ेगा? 1 रुपीज को डिक्रीज करना है तो इतने से रेट को बढ़ाना पड़ेगा। दिस इज द वैल्यू जिससे बढ़ेगा। हमने कहा ठीक है। अब देखिए, हम जब 5% पर थे तो हमारा एनपीवी 0.254 था। अब मैं चाहता हूं हमारा एनपीवी 0 हो जाए। तो 0 कैसे होगा? यानी कि मैं कितने से डिक्लाइन चाहता हूं? मैं डिक्लाइन चाहता हूं 0.254 से। जैसे ही एनपीवी 0.254 से डिक्लाइन होगा तो बेटा मेरा एनपीवी 0 हो जाएगा और मेरे पास पर्टिकुलर रेट आ जाएगा। तो अब 1 रुपए डिक्रीज के लिए इतना, तो आप बताइए 0.254 डिक्रीज के लिए कितना? सो ये हो जाएगा 1/8.134 इंटू 0.254। इतने % से रेट को बढ़ाना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं बेटा, ये 1 कैसे निकला था, या पहले हमने इसको थोड़ा दोबारा से लिख देते हैं। 0.254 डिवाइडेड बाय 8.134। 8.134 बेटा कैसे निकाला था? ये निकाला था 0.254 माइनस का 7.88। ये देखिए बेटा, ये हमने यहां से निकाला था, तो हमने बस अब इस इक्वेशन को 8.134 की जगह रख दिया। ये नंबर बेटा यहां आ गया। और ये वाला 1 कैसे निकला था? ये वाला 1, तो ये वाला 1 यहां से आ रहा है, ये निकला था 6 - 5। तो टेक्निकली बेटा ये बन गया 6 - 5। अब आप इसको बेटा इतने से रेट बढ़ाना पड़ेगा। अब आप इसको शब्दों में देख लो। 0.254 क्या है? ये है लोअर रेट एनपीवी डिवाइडेड बाय, ये बन गया बेटा लोअर रेट एनपीवी, माइनस ये है हायर रेट एनपीवी। हमने कहा ठीक है। 6 क्या था? हायर रेट, ये था लोअर रेट। तो
तो अब आपको पहले कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटा कैसे बना है। मैंने आपके साथ यहां पर ये पूरा का पूरा लॉजिक डिस्कस करा है कि ये जो हमने YTM निकाल रही है इसके पीछे बेटा कैलकुलेशंस कैसे है, ये हमारा सारा का सारा गेम बना कैसे है, हाउ दिस एंटायर गेम इज क्रिएटेड, ये एंटायर गेम बेटा हमारा जनरेट कैसे हुआ है। अब एग्जाम में हमें इतना सब कुछ नहीं करना, ये सिर्फ आपके लॉजिक के लिए है। तो एग्जाम में तो मुझे बस ये वाला फाइनल आंसर पता होना चाहिए। तो अब मैं यहां पर क्या बोलूंगा बेटा, अगर मेरे को आंसर निकालना है तो मैं यहां पर बोलूंगा हमारा कॉस्ट ऑफ डेट यानी कि केडी, ठीक है, और वो भी कौन से वाले तरीके से, YTM से। ये क्या होगा सर, सबसे पहले आएगा लोअर रेट, पहले 5% तक पहुंचे, फिर उसके बाद उसको जीरो करना है, तो जीरो करने के लिए इतने से और बढ़ाना पड़ेगा। बेटा मैं बार बार बोल रहा हूं, जीरो करने के लिए इतने से और बढ़ाना पड़ेगा, तो ये आपका आंसर निकलेगा। ये देखिए बेटा, जीरो करने के लिए इतने से बढ़ाना पड़ेगा, ये कितना 2.44, तो पहले 2.54 पहुंचना पड़ेगा, तो इसलिए लोअर रेट ऐड हो गया। हमें यहां तक पहुंचना पड़ेगा इसलिए लोअर रेट ऐड हो गया। तो लॉजिक तो बेटा ये कहता है, बाकी कॉन्सेप्ट में एग्जाम में तो बस यही लिखना है, आपको आंसर आ जाएगा। तो अब मैं यहां पर वैल्यू डाल देता हूं, तो लोअर रेट हमारे पास है 5 प्लस लोअर रेट एनपीवी 0.254, फिर 0.254 माइनस 7.88 इंटू 6 - 5। सो लेट्स डू दिस, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो भाई अगर मैं आपके साथ कैलकुलेशन करूंगा 0.254 प्लस 7.88 डिवाइड इक्वल टू इंटू 0.254, ठीक है, और मल्टीप्लाई 1 है प्लस 5, तो ये आता है दोस्तों 5.03%। सो दिस बिकम्स योर एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ डेट बेटा, जो आपको समझना है। सो दिस बिकम्स योर एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ डेट, जो आपके सामने बच्चा निकल कर आता है। तो अब आपको पहले ये पूरा का पूरा मैटर बच्चा क्लियर होना चाहिए कि YTM कैसे निकाला, ठीक है। अब मैं एक एक करके यहां से भी पढ़वाता हूं। तो रेलिवेंट कैश फ्लोज निकाल दिए, अभी इसको छोड़ दीजिए, इसको अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। PVF या PVAF गिवन नहीं थे, गिवन नहीं थे तो हमने क्या करा, सबसे पहले KD निकाला अप्रोक्सीमेशन मेथड से, ये देखते जाए बेटा, मैं मैच करवा दूंगा। ये KD निकाला, फिर हमारा KD जो निकला x.y परसेंटेज, फिर हमने x परसेंटेज पर NPV निकाली, तो हमारे केस में आंसर आता 5.09, हमने बेटा 5% पर अपनी NPV निकाली। फिर उसके बाद हमने क्या करा, हमारा NPV पॉजिटिव आ गया, हमारे पास ये वाला केस लग गया, पॉजिटिव आया तो हमने रेट को 1% बढ़ा दिया, तो हमारा NPV आया था 0.254, हमने रेट को 1% बढ़ा दिया, 5 में हमने +1 कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या बन गया, 6 बन गया। फिर ये आ गया नेगेटिव, अब हमें 2 NPV चाहिए थे, अब ये वाला लगा नहीं। अगर मान लो नेगेटिव आता तो रेट को कम करते ताकि PV फैक्टर बढ़ जाए और आपका NPV पॉजिटिव हो जाए। अब हमें तो 2 NPV चाहिए थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, अब हमें मिल चुके हैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। फाइनली बेटा हमने इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट लगाया, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेट करा, अपना आंसर निकाला। तो ये बेटा हमने कॉस्ट ऑफ डेट का कॉन्सेप्ट लगाया और अपना आंसर निकाला। तो अब आपको जो पहले सारे स्टेप्स लिखवाए थे बेटा, वो सारे के सारे यहां पर एब्सोल्युटली एक एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, इनमें किसी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन अब आपके पास नहीं होनी चाहिए। मैंने तो आपको मैथमेटिकल लॉजिक भी बता दिया कि भाई इसके पीछे का लॉजिक क्या वर्क करता है, इसके पीछे का बेटा फंडा क्या है, ठीक है जी। समझ में आया अब यहां तक का पॉइंट? अब यहां तक का पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो दैट्स ऑल अबाउट अवर क्वेश्चन नंबर 3। पहले तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपके साथ यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। मजा आया? पहले बोलो जी। अब एक काम करते हैं, अब हम अगला कॉन्सेप्ट पहले आपके साथ पढ़ते हैं, फिर उसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो अब जो डेट होता है ना बेटा, उसमें कई प्रकार के डेट होते हैं, उनमें से एक कैटेगरी ऑफ डेट है जिसको हम बोलते हैं हमारा जीरो कूपन बॉन्ड। अब जीरो कूपन बॉन्ड का मतलब क्या होता है बेटा, जो इसका नाम है बिल्कुल एब्सोल्युटली वही इसका मतलब है। कूपन का मतलब बेटा हमारे पास होता है इंटरेस्ट। कूपन जनरली स्टैंड्स फॉर योर इंटरेस्ट। अब हम कह रहे हैं जीरो इंटरेस्ट, मतलब ये ऐसे बॉन्ड या डेट इंस्ट्रूमेंट्स है जिस पर किसी प्रकार का कोई भी लोन नहीं, इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब सबसे पहला पॉइंट, नो इंटरेस्ट
इज पेड ऑन दीज सिक्योरिटीज। तो सबसे पहली बात, इन सिक्योरिटीज पर किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलने वाला। यह बात तो अपनी क्लियर है। हमने कहा ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या आता है बेटा, तो फिर इन्वेस्टर पैसा कैसे कमाएगा सर, इंटरेस्ट तो मिल ही नहीं रहा। मैंने कहा यहां इन्वेस्टर बेटा एक ही तरीके से पैसा कमाता है और वो है कैपिटल गेन। तो ये सिक्योरिटीज जनरली जो होती है क्या होती है, दीज सिक्योरिटीज आर इशूड, हम इन सिक्योरिटीज को इशू करते हैं एट वेरी ह्यूज डिस्काउंट। भाई ये आपकी सिक्योरिटीज बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर इशू होती हैं। जब ये बहुत ज्यादा डिस्काउंट पर इशू होती हैं तो बेटा ये क्या बन गया, एक तो इन्वेस्टर के लिए अपॉर्चुनिटी। अब ये ह्यूज डिस्काउंट पर इशू होती है बट रिडीम जनरली फेस वैल्यू पर, नॉर्मली सारे केसेस में फेस वैल्यू पर होती हैं। तो यानी कि अगर मैं आपको बोलूं तो यहां पर हम क्या बोलेंगे बेटा, दीज सिक्योरिटीज आर रिडीम्ड एट फेस वैल्यू। तो ऑटोमेटिकली आप मुझे बताइए बेटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके पास बेटा क्या बन गया, ऑटोमेटिकली आपके पास आपका कैपिटल गेन आ गया। ऑटोमेटिकली यू विल हैव योर कैपिटल गेन, आपका कैपिटल गेन बेटा ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया। मैंने कहा बात तो ठीक है, हमारा कैपिटल गेन बेटा यहां जनरेट हो गया। तो अब आपको समझ में आया, जीरो कूपन बॉन्ड। अब इसकी कैलकुलेशन या इसकी कॉस्ट कैसे निकाली जाएगी, तो अगेन इसकी कॉस्ट बेटा YTM से निकाली जाएगी। सो कॉस्ट ऑफ ZCB इज कंप्यूटेड यूजिंग YTM। तो भाई आपको इसकी कॉस्ट निकालनी है तो आप अपना YTM का कॉन्सेप्ट बेटा लगाएं और इसकी कॉस्ट कैलकुलेट कर ले। मैंने कहा ठीक है। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें मैं आपको ये पूरा का पूरा मैटर अब एक्सप्लेन करता हूं। देखिए बेटा क्या कहता है, कंपनी इशूड 10 लाख जीरो कूपन बॉन्ड ऑफ फेस वैल्यू 1000। भाई इसकी फेस वैल्यू 1000 है, 350 रुपए का इशू कर दिया। तो आपको दिख रहा है ह्यूज डिस्काउंट, भाई 1000 रुपए वाली चीज जस्ट 350 की दे दी। रिडीमेबल आफ्टर 12 ईयर्स, नहीं बताया तो बेटा कौन सी वैल्यू पर, फेस वैल्यू पर। कंप्यूट कॉस्ट ऑफ बॉन्ड्स इफ देयर इज नो टैक्स ऑन कैपिटल गेन। अब आपको बोला पीवी फैक्टर एक तो 10% वाला है और एक 7% वाला है। तो बेटा अब हमें 7 और 10 गिवन है, तो अब हमें अप्रोक्सीमेशन मेथड नहीं लगाना। अब हमने क्या बोला, देखो यहां पर अब पढ़ोगे अब आपको समझ में आएगा। पहला तो वही रेलिवेंट कैश फ्लोज निकालेंगे। अब पीवीएफ या पीवीएफ गिवन है तो भाई कोई भी दो ले लो। भाई अगर 2 से ज्यादा गिवन है तो कोई भी 2 ले लो। अब चांस की बात है, हमें इस क्वेश्चन में 2 ही गिवन है, तो जो 2 गिवन है रैंडम बेसिस पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो ले लो और उन दोनों पर आप क्या निकालो, एनपीवी। अब जब आप एनपीवी निकालोगे तो ऑटोमेटिकली यहां पर पहुंच जाओगे सीधा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, कॉन्सेप्ट लगाया आंसर निकाला। तो ये वाली सारी मेहनत आपकी क्या हो जाएगी, सेव हो जाएगी। अब समझ में आया? तो चलिए मैं अब आपको दिखाता हूं बेटा यहां पर कैसे होगा। तो लीजिए पहला स्टेप, अपने कैश फ्लोज निकाल लो। तो भाई यहां पर बात करें रिडेम्पशन होगा 1000 रुपए का, तो रिडीमेबल वैल्यू तो बेटा अपने पास आ गई 1000। आज कितने का इशू होगा, आज क्वेश्चन ने बोला 350 का इशू हो रहा है, कोई फ्लोटेशन वगैरह दिया नहीं है और 12 साल की लाइफ है, यानी कि इन आपका 12 ईयर्स है। हमने कहा ठीक है सर। अब दोस्तों हमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, क्वेश्चन ने सब बता ही दिया है। आपको पहले ही बता दिया 7% है और 10% है। तो बच्चा मैं एनपीवी पहले 10% पर निकाल लेता हूं, मुझे 10 वाले गिवन है। तो अगर मैं एनपीवी निकालूंगा तो बेटा यहां पर एनपीवी कैसे निकल जाएगा, इट इज पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। ठीक है सर। अब पीवीसीआई बेटा कितना, अब इस सिक्योरिटी से आपको मिलेगा क्या, तो सर इंटरेस्ट तो मिलना नहीं है, यहां पर सिर्फ एंड सिर्फ हमें रिडीमेबल वैल्यू मिलेगी। रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, रिडीमेबल वैल्यू है 1000 रुपए और ये उसका बेटा पीवी फैक्टर। ये वन टाइम मिलेगा 10% वाला 12 इयर्स का, काम खत्म। और आपकी पॉकेट से कितने जा रहे हैं, 350, दैट्स ऑल। तो लेट्स पुट अप द वैल्यू। तो ये हो गया बच्चा 1000 इंटू,
ये पीवी फैक्टर बेटा हमें गिवन है 0.319 का, तो ये हो गया 0.319 माइनस का 350, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आता है माइनस का 31 रुपीज। अब देखो हमने सबसे पहला निकाला और वो माइनस आ गया। अब मेरे पास ये माइनस आ चुका है, मुझे तो बेटा दो नंबर चाहिए, एक नेगेटिव चाहिए और दूसरा बच्चा पॉजिटिव चाहिए। तो अभी हमारे पास सिर्फ नेगेटिव वाला है। अब पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे पीवी फैक्टर को बढ़ाना पड़ेगा। पीवी फैक्टर बढ़ाने का मतलब क्या है, हमें अपने आर को या रेट को बेटा कम करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम रेट को कम करते हैं। कितना, नॉर्मली तो बोला था 1%, बट यहां क्वेश्चन ने बोल दिया भैया सीधा 7 है, तो यहां 3% का जंप ले रहा है। अब क्वेश्चन ले रहा है तो हम कुछ करेंगे नहीं, हम तो जो क्वेश्चन कहेगा भैया उसी की बात माननी पड़ेगी। तो अगेन आपको मिलेंगे 1000, ये हो गया बेटा पीवी फैक्टर 7% और 12 साल का। फिर आपके पास जाएंगे 350, इसकी वैल्यू ले लेते हैं बेटा 1000 इंटू समथिंग माइनस 350। लेट्स सी ये कितना आता है। तो फैक्टर हमें दे दिया है बेटा कितना, 0.444 का। तो लेट्स डू इट 0.444। तो भाई 444 माइनस 350, आपके पास आ गया बेटा पॉजिटिव वाला 94। आपके पास आ गया पॉजिटिव 94। तो अब हमें पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा दोनों नंबर मिल चुके हैं। अब ये दोनों नंबर मिल चुके हैं तो लेट्स डू द थिंग। तो आपके पास आ जाएगा बच्चा कॉस्ट ऑफ डेट बोले तो केडी। अब केडी बेटा हमारे पास कैसे निकल जाएगा, और ये भी कौन से तरीके से, वाईटीएम से। तो देखिए बेटा फिर से लोअर रेट, फिर आपका लोअर रेट का एनपीवी, एग्जाम में तो बेटा डायरेक्टली लगाना है ना, लोअर रेट का एनपीवी माइनस हायर रेट का एनपीवी इनटू हायर रेट माइनस में लोअर रेट, यही बन जाएगा बच्चा। तो बताइए लोअर रेट का एनपीवी बेटा कितना है, लोअर रेट हमारे पास है सबसे पहले 7 प्लस लोअर रेट का एनपीवी 94 माइनस माइनस का 31 इंटू 10 माइनस 7, तो ये हमारे पास आ जाएगा। लेट्स डू दिस बेटा। तो 94 प्लस 31 और ये हो गया डिवाइड 94 इंटू 3 प्लस 7, तो ये हमारे पास आता है बेटा 9.256%। ये अपने पास आ गया। तो अब दोस्तों पहले ये वाला मैटर और मुद्दा अब आपको बेटा पूरा का पूरा क्लियर हो गया होगा। अब इस मैटर और मुद्दे में आपको मेरे हिसाब से कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। हाउ दीज कैलकुलेशंस आर डन, हमने ये सारा का सारा काम कैसे करा। तो अब वाईटीएम कैसे निकालते हैं ये आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि भाई अगर पीवी फैक्टर गिवन है तो क्या, पीवी फैक्टर नहीं गिवन तो क्या। मैंने दोनों ही तरीके आपके साथ पूरे डिटेल में यहां तक डिस्कस कर दिए। आई होप अब आपको जीरो कूपन बॉन्ड का कॉन्सेप्ट भी एकदम क्लियर होगा चकाचक, राइट। बात तो ठीक है सर, मैंने कहा बात ठीक है, पक्का देख लो, प्रॉमिस है ना, चीटिंग तो नहीं है। हाँ भाई तुझसे बोल रहा हूं, पक्का, हाँ चलो सर ठीक है, अच्छी बात है, यहां तक का कॉन्सेप्ट एकदम चकाचक हो गया। सर अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। सर अब क्या अगला सोर्स, मैंने कहा हट पगले, अभी तो बेटा डेट ही बचा हुआ है। अभी तो कॉस्ट ऑफ डेट के अंदर कई प्रकार की वैरायटीज है जो आपको और मेरे को बेटा समझनी है और आगे करनी है। तो अभी डेट के अंदर ही कुछ कुछ चीजें और हैं जो आपको समझानी है, ताकि आपको बेटा अच्छे से सारा का सारा ज्ञान हो जाए और आपको सारा का सारा मैटर अच्छे से क्लियर हो जाए। सो हियर वी स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट पार्ट। अब दोस्तों हम चलते हैं हमारे अगले पॉइंट पर, जिसका नाम है दोस्तों हमारा रिडीमेबल डिबेंचर्स। सर ये तो आपने पहले भी पढ़ाया, मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है, बट दोस्तों हमने जो पहले वाला रिडीमेबल डिबेंचर्स पढ़ा था वो क्या था, वन टाइम में हो रहा था, मतलब एक ही बार एट द एंड आपको रिडेम्पशन करना है। बट ऐसा जरूरी तो नहीं है, देयर माइट बी रिडेम्पशन जो है वो पार्ट्स में हो रहा है या कुछ ईयर्स के दौरान हो रहा है। जैसे मान लो हर साल आपको कुछ कुछ पैसा देना है, या आपने बेटा 2 साल बाद दिया, 4 साल बाद दिया, कुछ ऐसे बना दिया। तो जिस भी तरीके से हो रहा है उस तरीके से काम करे। तो रिडीमेबल डिबेंचर्स और डेट ये आपके पास दोनों हो गए, विच इज अमोर्टाइज्ड ओवर ईयर्स।
ये वाला पैसा बेटा क्या होगा, अमोर्टाइज होगा ओवर वेरियस ईयर्स, अलग अलग ईयर्स के दौरान बेटा ये वाला पैसा आपका अमोर्टाइज होगा। हमने कहा ठीक है साहब, ये बात समझ में आती है। अब इस केस में काम कैसे करेंगे, तो देखो बेटा इस केस में आपको अगेन सिर्फ एंड सिर्फ वाईटीएम से कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब वाईटीएम से जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमें यहां पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों की अलग अलग कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जो वापस वैल्यू करोगे वो तो प्रिंसिपल करोगे, बट उसका साथ साथ उसका इंटरेस्ट भी तो पे होगा, तो दोनों चीजों को मिलाकर हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहां पर बेटा दो तरीके से हो सकता है, या तो वो फिक्स्ड अमाउंट एक स्पेसिफिक इंटरवल पर दे देगा, या डिफरेंट अमाउंट होगा, तो जैसा भी होगा वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमें देखना पड़ेगा। तो अगर हम यहां पर इस कॉन्सेप्ट की बेसिक पॉइंट्स पर बात करें तो यहां पर क्या होगा बेटा, इन दिस केस यहां पर हम क्या कहेंगे, इन दिस केस जो हमारा बच्चा प्रिंसिपल है वो कब पे होगा, प्रिंसिपल विल बी पेड, ये हमारा पे होगा आइदर इन अ फिक्स्ड अमाउंट, आपका या तो ये बच्चा एक फिक्स्ड अमाउंट वाइज पे होगा एट स्पेसिफिक पीरियड, भाई आपके किसी ना किसी स्पेसिफिक पीरियड के दौरान ये आपका बेटा पेमेंट सारा का सारा हो रहा है, या फिर ये आपके बच्चा डिफरेंट अमाउंट भी हो सकते हैं, देयर कुड बी डिफरेंट अमाउंट एज वेल। अब ये बात भी समझ में आ गई। अब यहां पर जैसा कि मैंने बोला इंटरेस्ट तो बेटा साथ में जाएगा ही जाएगा, तो भाई हम यहां पर लिख देते हैं इंटरेस्ट विल also be paid along with principal। भाई जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है उसके साथ साथ हमें क्या पे करना पड़ेगा बेटा, इंटरेस्ट भी। अब सर ये कैसे होगा, क्या होगा, तो चलिए एक क्वेश्चन के थ्रू हम ये पूरी कहानी समझते हैं। सो नाउ वी आर कमिंग टू बेटा क्वेश्चन नंबर 5। तो हियर वी स्टार्ट विद अवर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए बेटा क्या कहता है, it says company issued 10% bonds of face value 1000 each। तो फेस वैल्यू बेटा 1000 रुपए, इंटरेस्ट रेट 10% है, रिडीमेबल आफ्टर 5 years। बॉन्ड्स इशूड एट 1100 विद 2% फ्लोटेशन, टैक्स रेट बता दिया। बॉन्ड्स आर अमोर्टाइज्ड इक्वली, आप बेटा इंपॉर्टेंट देख लीजिए, आपको बता दिया इक्वली अमोर्टाइज हो रहे हैं ओवर लाइफ ऑफ बॉन्ड्स। तो 5 साल की लाइफ है, इसमें हर साल इक्वल अमाउंट बेटा आपको अमोर्टाइज करना है, कहता है कॉस्ट ऑफ बॉन्ड। अब आप ध्यान से देखेंगे तो बेटा अगेन हमें पीवी फैक्टर क्वेश्चन में गिवन है, एक 3% वाला और एक 5% वाला, तो हमें इसी तरीके से बेटा अपना काम करना है। पीवी फैक्टर गिवन है तो सीधा सीधा इन्हीं पे काम करना है। बट सबसे पहला स्टेप क्या था सर, सबसे पहला स्टेप था हमें अपना रेलिवेंट कैश फ्लोज निकालने हैं। तो आइए हम सबसे पहले अपने दोस्तों रेलिवेंट कैश फ्लोज निकालते हैं। तो अब यहां पर अगर मैं बात करूं तो हमारा इंटरेस्ट रेट है 10% जो होगा 1000 रुपए पर। तो सबसे पहले बच्चा हमारे पास आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट, जिसको हम बोलेंगे आई। सो दिस इज 10% ऑफ 1000 रुपीज, यानी कि दोस्तों 100 रुपए का तो इंटरेस्ट आ गया सबसे पहले। फिर हमने ये वाली सिक्योरिटी 5 साल के लिए इशू करी है, तो एन हमारा 5 इयर्स हो गया। फिर आपको बोला आपने 1100 वाली चीज 2% फ्लोटेशन पर दी है, तो P0 कितना बेटा 1100 माइनस 2%, तो ये आपके पास दोस्तों वैल्यू आ जाएगी विच कम्स एट 1078। ये आपके पास बेटा प्रिंसिपल का अमाउंट आ गया या मेन अमाउंट आ गया। नेक्स्ट बोला भाई टैक्स का रेट 30% है, मैंने कहा ठीक है भाई साहब टैक्स का रेट हमारे पास है 30%, बोले तो बच्चा 0.30। फिर उसके आगे बोलता है कि आपका जो बॉन्ड्स है अमोर्टाइज होगा इक्वली, तो भाई हर साल आपको बराबर बराबर करना है। और लाइफ ऑफ बॉन्ड्स में तो देखिए बेटा ओरिजिनली 1000 रुपए हमारे पास है जो हमें वापस करने हैं और अगले 5 साल में करने हैं। तो बताइए यहां से हम निकाल सकते हैं हमारा एनुअल प्रिंसिपल पेमेंट, हमारा हर साल बेटा कितना प्रिंसिपल पेबैक हो जाएगा, तो 1000 रुपए हैं और 5 साल में अमोर्टाइज होगा, तो इसका मतलब एवरी ईयर बेटा 200 रुपए का प्रिंसिपल आपका पे होता चला जाएगा।
एवरी ईयर दोस्तों हमारा 200 रुपए का प्रिंसिपल बेटा क्या होता जाएगा, पे होता जाएगा। हमने कहा ठीक है सर। अब दोस्तों हम यहीं से अपनी कहानी को शुरू करेंगे, क्योंकि यहां हर साल हमारा पेमेंट हो रहा है, तो बच्चा हमें सारी कैलकुलेशन एनुअल बेसिस पर अलग अलग करनी पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। तो मैं यहां पर एक छोटू सा टेबल बनाऊंगा। ये सिमिलर टेबल है बेटा जैसे आप अकाउंट्स में हायर परचेज वगैरह में भी बनाते हो। तो सबसे पहले आ गए आप ईयर, फिर हम लिखेंगे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग। भाई साल के शुरुआत में आपके पास कितना प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है। फिर आपके पास आ जाएगा प्रिंसिपल रीपे। अब ये आपने रीपे कर दिया, बट ये रीपेमेंट कब होता है बेटा, ये रीपेमेंट एट द एंड होता है। अब आपको इसके साथ साथ पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट बेटा कैसा जाता है, नेट ऑफ टैक्स पे होता है। अब प्रिंसिपल भी रीपे हो गया, इंटरेस्ट भी हो गया, तो यहां से हमारा टोटल कैश फ्लो निकल जाएगा। तो अगर मैं मार्क करूं ये है ए, ये है बी, तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी आपका कैश फ्लो। आइए अब जरा वैल्यूज फिट करते हैं। तो पहले साल की हम आपके साथ बात करेंगे। ईयर 1 पर क्या होगा, तो लोन जो था वो हमारा 1000 रुपए का था। साल के एंड पर आप 200 रुपए का प्रिंसिपल देंगे, बट ड्यूरिंग द ईयर तो 1000 था, तो आपका जो इंटरेस्ट लगेगा वो 1000 का 10% लगा। ये तो बेटा पहले साल का, बट इस पर आपको टैक्स का फायदा मिलेगा। तो नेट नेट बेटा आपका इंटरेस्ट कितना पड़ गया, तो 100 माइनस 30% बेटा यानी कि 70 रुपीज का पड़ा। तो 70 रुपए का इंटरेस्ट पे करा, 200 रुपए का प्रिंसिपल, यानी कि टोटल पेमेंट हो गई हमारी 270। ये पहले साल की कैलकुलेशन डन। अब 1000 रुपए हमारे साल के शुरुआत में था, उसमें से बेटा 200 रुपए हमारा पे हो गया, तो अब हमारे पास कितना बच गया दोस्तों, अब हमारे पास 800 बच गया। फिर इसको हम ईयर एंड पर 200 रुपए और पे करेंगे। अब 800 का इंटरेस्ट देंगे बेटा 10%, उस पर भी टैक्स एडजस्ट करके, तो भाई ये कितना हो जाएगा 80 इंटू 70%, तो ये आता है दोस्तों 56। ये बन गया आपकी बात टोटल कैश फ्लो 256। फिर ईयर नंबर 3 की बात करेंगे तो आपके पास आता है 600, फिर 200 का ये चला गया बेटा, अब 600 का 10% हो गया, फिर 1 माइनस 0.30 आ गया। तो भाई अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो बेटा ये आता है 42 रुपीस। तो आपके पास आ गया बच्चा 242। फिर ईयर 4 पर बच गए बेटा 400, 200 रुपए फिर पे। अब इंटरेस्ट लगेगा 400 का 10% का 1 माइनस 0.30, तो भाई 28 रुपीज। इसका मतलब 228 का बेटा इंटरेस्ट आ गया। फिर लास्ट ईयर की बात करेंगे तो आपके पास बचे 200, ये लास्ट में रीपे हो जाएंगे। अब इंटरेस्ट लगेगा बेटा 200 का 10% का 1 माइनस 0.30, तो बेटा ये हो गया 14, ये हो गया 214। तो अब आपको पहले ये कैलकुलेशन बेटा समझ में आई होगी। तो अब यहां से हमारे रेलिवेंट कैश फ्लोज निकल चुके हैं। अब मुझे तो इनसे अपना क्या निकालना है बेटा, एनपीवी, तभी हम वाईटीएम निकाल पाएंगे। अब एनपीवी निकालने के लिए एक हमारे को 3% का पीवी फैक्टर है 5, तो पहले 3 पर निकालते हैं। अब क्योंकि यहां एवरी ईयर इट्स अ डिफरेंट कैश फ्लो, तो बेटर है बेटा हम एक टैबुलर प्रेजेंटेशन बना लेते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल नंबर 7 में बताई थी। तो हम उसी टाइप का एक प्रेजेंटेशन बना लेंगे ताकि हमारे लिए बेटा चीजें आसान हो जाएं। तो अब मैं यहां पर आपके लिए प्रिपेयर कर देता हूं एक स्टेटमेंट में की फॉर्म में बेटा एनपीवी। एक कॉलम बना लेते हैं हम ईयर, उसके बाद हमारे पास आ जाएंगे हमारे कैश फ्लोज। तो हमें पता है अब ईयर सबसे पहला साल, दूसरा, 3, 4, 5, 5 साल के बेटा अमाउंट्स हैं। कितने कितने अमाउंट है देखो, 270, 256, 270, 256, फिर है बेटा 242, देन 228 और 214, देन है बच्चा 228 और आपके पास है 214। तो ये हमारे सबसे पहले तो बेटा कैश फ्लोज आ गए। हमने कहा डन सर, लो जी ये हमारे बेटा पहले कैश फ्लोज निकल कर रेडी। अब मुझे अपनी सारी कैलकुलेशन पहले करनी है 3% पर, तो मैं यहां लिख देता हूं पीवी फैक्टर एट द रेट ऑफ 3%, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बेटा हमारे पास क्या निकल आएगी, हमारे पास निकल कर आ जाएगी हमारी प्रेजेंट वैल्यू। मैंने कहा डन सर।
तो अगर मैं 3% पर चलूं तो अब मुझे कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, क्वेश्चन में गिवन है तो वही लेंगे। 971943, तो ये हो गया बेटा 971, ये आ गया 943। नेक्स्ट 915 और 888, ये आ गया बच्चा हमारे पास, अरे रुक जा भाई, हाँ ये आ गया दोस्त हमारे पास 915 और ये हमारे पास आ गया बेटा 888, मैंने कहा डन। नेक्स्ट वी हैव 0.863, बेटा ये आ गया 0.863। लेट्स डू द कैलकुलेशन अब। तो 270 इंटू 0.971 ये आता है दोस्तों 262, मैं राउंड ऑफ करके लिख दूंगा। तो नेक्स्ट आपके पास आता है बच्चा 241। नेक्स्ट वी हैव इज अवर 221। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आता है 202 एंड द लास्ट वन वुड बी हमारे पास 185। ये आपके पास बेटा सारे के सारे नंबर्स आ गए। अब ये नंबर्स आने के बाद मैं इनका कर दूंगा बच्चा टोटल। वंस आई मेक अ टोटल, तो मेरे पास क्या निकल कर आ गया सर, इन सब का टोटल करके मेरे पास बन जाएगा पीवीसीआई। दिस इज आवर टोटल इनफ्लो जो हमारे पास है। तो अगर मैं बच्चा इनका टोटल कर लूं, ये आता है 1111, 4 बार 1 माइनस कर देंगे। अब हमारा पीवीसीओ जो हमारा सिक्योरिटी का प्राइस होता है, अब हमारे सिक्योरिटी का प्राइस बेटा हम ऑलरेडी पहले से निकाल चुके हैं। वो हमने कितना निकाला था, यहां पर निकाला था बेटा, ये रहा हमारे पास 1078, हमने P0 पहले ही निकाल लिया था। तो भाई मैं इसमें से 1078 माइनस कर दूंगा, तो आपके पास एनपीवी आती है प्लस का 33 रुपीज। आपके पास बेटा कितनी आ गई, 33 रुपीज। ये आपके पास निकल कर आ गई बेटा एनपीवी। अब ये एनपीवी आ रही है पॉजिटिव। अब हमें रेट बढ़ाना पड़ेगा, लॉजिकल है। कितना बढ़ाएं सर, क्वेश्चन में बोला ये 5 लेना है, तो बात ही खत्म बेटा। अब हम यहीं पर इसको दोबारा कर लेते हैं, पीवी फैक्टर 5% ले लेते हैं और यहीं पर इसकी प्रेजेंट वैल्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 5% के पीवी फैक्टर भी क्वेश्चन में गिवन है, सो वैल्यू पुट करनी है, वो कर लेते हैं। 952907, ये हो गया बेटा 952, फिर हो गया 907, फिर है 864823, ये है 864, ये है दोस्तों 823 एंड द लास्ट इज 784। तो ये आपके पास आ गया 784। मैं अब इन सबको भी आपस में अरे रुक जा भाई, कहां भाग रहा है, हाँ इन सबको बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली हम यहां से भी अपनी क्या निकाल पाएंगे, एनपीवी। सो अब याद रखना बेटा, ये कैश फ्लोज को इनके साथ मल्टीप्लाई करना है। कई बार बच्चे बेटा गलत गलत कर देते हैं, इसलिए मैं ये बेसिक से पॉइंट भी बता देता हूं। तो आपके पास आ गया बेटा 257, फिर आपके पास बच्चा अगला नंबर आता है 232 का, फिर अगला नंबर बच्चा हमारे पास आता है 209 का, फिर अगला नंबर बच्चा हमारे पास आता है 188 का, और अगला नंबर बच्चा हमारे पास आता है 168 का। तो ये हमारे पास बेटा सारे के सारे नंबर्स आ गए। अब ये सारे नंबर्स आने के बाद मैं इन सबका कर दूंगा टोटल, तो आ जाएगा पीवीसीआई। लेट्स डू दिस। तो 257, 232, 209, 188 और 168, ये आ गया बच्चों 1054। ऑब्वियसली बेटा आउटफ्लो तो स्टार्टिंग पे ही है, तो इसमें कोई बदलाव ही नहीं है। तो अब यहां पर आ गया एनपीवी, तो अब ये माइनस आ गया 24। तो लीजिए वापस से वी आर बैक एट द पॉइंट कि भैया 2 एनपीवी चाहिए थी, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों अब हमारे सामने आ चुकी हैं। अब हम इस पॉजिटिव और नेगेटिव एनपीवी को इंटरपोलेट करके अपना क्या निकाल देंगे, हम निकालेंगे दोस्तों हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। तो अगर मैं कॉस्ट ऑफ डेट बोले तो के डी की बात करूं, के डी बोले तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा सर, इट्स द लोअर रेट, फिर हमारा लोअर रेट का एनपीवी डिवाइडेड बाय अपने पास होगा लोअर रेट का एनपीवी माइनस हायर रेट का एनपीवी, और फिर इनटू में हायर रेट माइनस में लोअर रेट। सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। सो अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 33 डिवाइडेड बाय 33 माइनस माइनस का 24 इंटू 5 माइनस 3। तो आपके पास बेटा ये नंबर आ जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट, आपके पास जो आता है, और ये आता है 4.16 अप्रोक्सीमेटली, 15789 आ रहा है, तो 4.16%। तो अब आपको पहले ये वाली कैलकुलेशंस और पॉइंट बेटा अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि हमने बेटा किस तरीके से ये सारा का सारा काम
आपके साथ करा है ताकि आपको यह समझ में आए कि भाई एनपीवी हमने निकाली कैसे, हाउ वी हैव कंप्यूटेड द एनपीवी। अब आपको ये पूरा का पूरा मैटर बेटा 101% पूरा क्लियर होना चाहिए, मतलब इसमें अब कोई डाउट का स्कोप बचता नहीं है। आर यू गेटिंग इट? इसमें अब कोई बेटा डाउट का स्कोप बचता नहीं है। अब ये एनपीवी निकालना और वाईटीएम निकालना ये पूरा क्लियर होना चाहिए, राइट। चलो यहां पर आकर हमने आपके साथ रिडीमेबल डिबेंचर का कॉन्सेप्ट भी कवर कर लिया, हमने जो पार्ट्स में रिडेम्पशन है वो भी कर लिया, ये बात समझ में आ गई। तो अभी तक हम क्या क्या पढ़ चुके हैं एक बार समराइज करते हैं अगला कॉन्सेप्ट शुरू करने से पहले। ऐसा नहीं है दोस्त मेरे सेशन खत्म है ना, बस मैं एक बार बता रहा हूं। तो हमने इस चैप्टर में सबसे पहले आपके साथ अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ा, फिर हमने बेटा वाईटीएम पढ़ा, फिर जीरो कूपन बॉन्ड कैसे निकालते हैं, रिडीमेबल डेट विद पार्ट्स रिडेम्पशन कैसे निकालते हैं। तो अभी तक हम ये 4 मेन टॉपिक इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी सेपरेट था, बेसिक कॉन्सेप्ट है। ओके दोस्तों, अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, अब अगला कॉन्सेप्ट और मजेदार, ठीक है। तो सुनिए, अभी कॉस्ट ऑफ डेट ही चल रहा है, घबराए ना। चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंडा अब आपको समझाता हूं। दोस्तों हमने देखा हमें निकालना था रेट, या आप बोल दो बेटा कॉस्ट, जो मर्जी। जैसे एग्जामिनर ने अभी तक जो हमें क्वेश्चन गिवन थे उसमें क्या कर रखा था बेटा, उसमें हमें जो रेट ऑफ रिटर्न था वो हमें निकालना था। जैसे हमने वाईटीएम निकाला एंड सो ऑन, हमने कॉस्ट ऑफ डेट निकाला। अब एग्जामिनर हमारे साथ 2 प्रकार के प्रश्नों का इस्तेमाल कर सकता है, या बेटा हमारा एग्जामिनर 2 तरीकों से काम करेगा। सबसे पहला जो हमने अभी तक आपके साथ सीखा, और वो क्या सीखा, एग्जामिनर हमें क्या करेगा, एग्जामिनर ने हमें अभी तक इशू प्राइस गिवन कर दिया था, एग्जामिनर ने आपको इशू प्राइस दे दिया था, एंड वी हैव टू फाइंड रेट। और हमें बेटा कैलकुलेट क्या करना था, हमें बेटा रेट कैलकुलेट करना था। तो वी वर सपोज टू फाइंड आउट द रेट, इशू प्राइस हमें गिवन था। हम बेटा ढूंढ क्या रहे थे, हम ढूंढ रहे थे ये वाला रेट। अब ये वाला जो रेट है, इस कॉन्सेप्ट को हमने नाम दिया था वाईटीएम। हमने अभी तक क्वेश्चन करे, वहां पर इशू प्राइस गिवन था, इशू प्राइस गिवन होने के बाद हमने वहां रेट निकाला, और जो रेट निकाला बेटा उस रेट का हमने नाम क्या रखा, वाईटीएम। सो दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट और द बेसिक पॉइंट वी डिड टिल नाउ। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। अब चलते हैं बेटा दूसरा सिनेरियो, एग्जामिनर क्या करेगा। अब एग्जामिनर रिवर्स कर देगा, रेट ऑफ रिटर्न या रेट आपको गिवन कर देगा। अब आपको क्या कर देगा बेटा, आपको कहेगा कि भाई आपका जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो भी आपके पास एक नंबर है वो आपके पास कर देगा गिवन। ये रेट ऑफ रिटर्न आपको बिल्कुल दे देगा, और साथ में बोलेगा एंड वी हैव टू फाइंड। अब आपको फाइंड क्या करवाएगा, अब आपको बेटा आपसे फाइंड करवाएगा आपका इशू प्राइस। अब वो इसको इशू प्राइस बोले, या वो दूसरे शब्दों में आपको इसी को बोल देगा मैक्सिमम प्राइस। तो आपके साथ अब एग्जामिनर उल्टा गेम खेलेगा, अब रेट दे देगा और प्राइस निकलवाएगा। पहले क्या कर रहा था, ध्यान से देख लीजिए, पहले क्या कर रहा था, प्राइस गिवन था, रेट निकलवा रहा था। अब क्या होगा, रेट गिवन है, प्राइस निकलवाएगा। तो बेटा ये कॉन्सेप्ट जो होता है इसको हम टेक्निकल शब्दों में बोल देते हैं हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू। ये बेटा क्या बन जाता है, हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू, कि भाई इस पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न के लिए आप बताइए आपका प्राइस कितना होना चाहिए। तो बेटा टेक्निकली समझते हैं एग्जामिनर करवा क्या रहा है। तो भाई एग्जामिनर ने हमें क्या बोला, हमें पता है बेटा एनपीवी कैसे निकलता है, इट इज पीवीसीआई माइनस पीवीसीओ। मैंने कहा ठीक है। अब हमें पता है वाईटीएम या जो रेट है उस रेट पर बेटा एनपीवी 0 होता है। मैंने अभी आपको समझाया था वाईटीएम के कॉन्सेप्ट में कि वाईटीएम वो रेट है जहां एनपीवी 0। तो अब ये वाले रेट पर
ये वाला जो गिवन रेट है यहां पर एनपीवी क्या होगा 0। एनपीवी 0 है, इसका मतलब पीवीसीआई और पीवीसीओ का डिफरेंस 0। अब क्या मैं बोलूं बेटा पीवीसीओ विल बी इक्वल टू पीवीसीआई? मैंने कहा यस। अब पीवीसीओ क्या होता था बेटा? पीवीसीओ हमारा इशू प्राइस ही तो होता था। पीवीसीओ हमारा इशू प्राइस होता था और पीवीसीआई क्या होता था? सर इसमें दो चीजें, एक तो आपको मिलेगा इंटरेस्ट उसकी प्रेजेंट वैल्यू, साथ साथ आपको जो आपकी रिडेम्पशन वैल्यू है बेटा उसका भी प्रेजेंट निकालना है। जो आपकी बच्चा रिडेम्पशन वैल्यू है उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। तो भाई आपके पास दो चीजों का प्रेजेंट वैल्यू निकाल लोगे, वो बन गया इशू प्राइस। कौन से? जो रेट आपको गिवन होगा। तो अब आपको पहले ये दोनों कॉन्सेप्ट का डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि वाईटीएम क्या होता है और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है। तो वाईटीएम तो हो गया रेट जब इशू प्राइस गिवन हो। दूसरा बेटा जब रेट गिवन है और इशू प्राइस निकालना है तो वो बन गया इंट्रिंसिक वैल्यू। तो अगर मैं शब्दों में डिफाइन करूं, इफ आई वांट टू डिफाइन इट इन वर्ड, तो इंट्रिंसिक वैल्यू क्या बन जाएगा? तो भाई इंट्रिंसिक वैल्यू का सिंपल मतलब हो गया इट इज प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहली बात बेटा ये क्या है? प्रेजेंट वैल्यू है किस चीज की? ऑफ फ्यूचर कैश इनफ्लोज। जो भी आपके पास पैसा आने वाला है उन सब की प्रेजेंट वैल्यू। ये कौन से पर? एट अ गिवन रेट ऑफ रिटर्न। जो रेट ऑफ रिटर्न बेटा गिवन होगा क्वेश्चन में। पहले दोस्तों इतनी बात अब आपको समझ में आई होगी बेटा ये कैसे। चलिए अब हम इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब निकाल क्यों रहे हैं। वाई वी आर लुकिंग एट इशू प्राइस, और इशू प्राइस से बेटा हमें समझ में क्या आएगा, हमें कैसे पता चलेगा इशू प्राइस कितना। तो क्या कंपनी एक्चुअली में इसको निकालती है? तो आंसर इज यस। बेटा सोचिए कंपनी कैसे काम करती है। कंपनी को यह पता है कि भाई मैंने एक नई सिक्योरिटी इशू करनी है या नया बॉन्ड इशू करना है। अब मार्केट में मेरे जैसे जो और हैं वो एक पर्टिकुलर रेट ऑफ रिटर्न दे रहे होंगे इन्वेस्टर को, उनका एक वाईटीएम होगा या उनका एक रेट ऑफ रिटर्न होगा, आप जो मर्जी वर्ड बोल दीजिए। अब कंपनी चाहेगी कि देखो भाई अगर मैंने इन्वेस्टर को उस रेट ऑफ रिटर्न से कम दिया तो कोई भी पर्सन मेरे पास पैसा नहीं लगाएगा। सिंपल सा लॉजिक है। भाई एक पर्सन है जिसको 10% रिटर्न पड़ोसी मेरा दे रहा है, मैं कह रहा हूं नहीं भाई मैं ना तुझे 9 दूंगा, मैं तुझे 9 दूंगा, तो कहेगा चल भग जा यहां से, मैं तो 10 पे लगा ही रखा है, मैं तो 10 वाले से ही ले लूंगा। तो भाई मुझे एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि मेरी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो इन्वेस्टर को मार्केट के बराबर मिले या उससे ज्यादा मिले एटलीस्ट। भाई कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम हो गया तो कोई भी इन्वेस्टर पैसा नहीं लगाएगा। ये तो बात क्लियर है। मैंने कहा अच्छा इसीलिए इशू प्राइस निकालते हैं। मैंने कहा यस। अब देखिए बेटा प्रैक्टिकली इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकली कंपनी कहेगी देखो भाई ये इन्वेस्टर का रिक्वायर्ड रिटर्न है जो इन्वेस्टर कहता है मुझे चाहिए। मुझे चाहिए मतलब मार्केट में सबको ही दे रहा है। अब देखो हमने अभी पढ़ा रिटर्न जो होता है इन्वेस्टर को बेटा दो तरीकों से, एक तो इंटरेस्ट और दूसरा बेटा कैपिटल गेन। बेसिकली यही तो दो तरीके हैं जिससे इन्वेस्टर को रिटर्न मिलेगा। चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था बेसिक्स में। भाई जब भी इन्वेस्टमेंट होगी तो इन्वेस्टर दो ही तरीकों से कमाता है, इंटरेस्ट या डिविडेंड और बेटा आपका कैपिटल गेन। तो भाई एक तो आपका इन्वेस्टर को मिलेगा बेटा इंटरेस्ट, तो वो कहेगा इंटरेस्ट रेट देख लो। मैंने कहा ठीक है। दूसरा बेटा साथ साथ उसे क्या मिलेगा? कैपिटल गेन और लॉस। अब देखिएगा बेटा यहां पर सारी की सारी गेम कैसे चलती है। प्लीज अब थोड़ा इस पे ना फोकस करिएगा। देखो ये लॉजिकल चीजें हैं, ये रट्टा नहीं मारना। मैं हमेशा बोलता हूं भैया एफएम के अंदर कॉस्टिंग के अंदर रट्टा नहीं मारना। रट्टा मारा तो बेटा काम खत्म, आज पेपर पास हो जाएगा, जीवन के एग्जाम में गड़बड़ कर जाओगे। तो इसलिए रट्टा बिल्कुल नहीं मारना, सोच के समझ के काम करना है। ठीक है चलिए हम केस नंबर 1 की बात करते हैं। लेट्स सी केस नंबर 1 में क्या है। मान लेते हैं इन्वेस्टर कह रहा है मुझे तो 12% का रिटर्न चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई तो 12% का रिटर्न ले ले। अब कंपनी कहती है भाई मैं ना इंटरेस्ट रेट ही अपना 12 रख देती हूं। तो अब बताइए इन्वेस्टर को 12% रिटर्न देना और आप 12% इंटरेस्ट दे रहे हो, तो बताइए क्या कैपिटल गेन और लॉस देने की जरूरत है? आंसर इज नो।
मुझे कैपिटल गेन और लॉस देने की जरूरत ही नहीं है। कैपिटल गेन और लॉस बेटा कब मिलता है? कैपिटल गेन और लॉस तब मिलता है जब आपका फेस वैल्यू और रिडेम्पशन वैल्यू दोनों में, इशू प्राइस और रिडेम्पशन वैल्यू में डिफरेंस आए। तो बेसिकली हमें बिल्कुल कैपिटल गेन नहीं देना, तो हम कह सकते हैं बेटा इशू एट पार कर दो, या दूसरे शब्दों में इशू प्राइस और रिडीमेबल वैल्यू दोनों बराबर हो जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बेटा बराबर हो जाए हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि हमें कोई एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं देना, तो जितने का दे रहे हैं उतने पर ही वापस ले लेंगे। देयर इज नो कैपिटल गेन, काम खत्म। 12% रिटर्न चाहिए, 12% इंटरेस्ट दे रहे हैं, बात खत्म। मैंने कहा ठीक है भाई। चलिए केस नंबर 2 की बात करते हैं। इन्वेस्टर तो अभी भी कह रहा है मुझे 12% रिटर्न चाहिए। कंपनी कह रही है एक काम कर भाई, तू 10% तो इंटरेस्ट ले ले, मेरी सिक्योरिटी पे 10% इंटरेस्ट ले ले। बट अब बताइए, इन्वेस्टर कह रहा है मुझे तो 12 चाहिए। अगर आप उसे 10% के इंटरेस्ट पे टरकाओगे तो क्या कोई भी पर्सन आपकी कंपनी में पैसा लगाएगा? तो आंसर इज नो। वो भैया समझदार है, आज की डेट में सब इन्वेस्टर समझदार है, कहता चल बाबा जी ठुल्लू आगे निकलो आगे निकलो आगे निकलो। तो बेटा अब वो क्या करेगा? अब यानी कि कंपनी को उसे किसी ना किसी तरीके से बेटा कैपिटल गेन देना पड़ेगा। कैपिटल गेन कब दिया जाएगा? तो कैपिटल गेन तब दिया जाएगा जब आप अपनी सिक्योरिटी जनरली डिस्काउंट पर इशू करो। आप अपनी सिक्योरिटी डिस्काउंट पर इशू करोगे तो वो जो डिस्काउंट वाला पार्ट है वो आपका क्या हो गया? कैपिटल गेन इन्वेस्टर के लिए। या दूसरी भाषा में बोले, आपका इशू प्राइस कम होगा और रिडेम्पशन वैल्यू ज्यादा होगी। भाई मान लो आपने 100 रुपए का इशू करा, तो भाई आपको रिडेम्पशन 100 रुपए से ऊपर रखना पड़ेगा ताकि उस इन्वेस्टर को बेटा कैपिटल गेन हो। इस तरीके से कैपिटल गेन हो जिससे उसका ओवरऑल रिटर्न हर साल का 12% के बराबर आ जाए, जिससे उसका ओवरऑल रिटर्न हर साल का 12% के बराबर आ जाए। दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट और आइडेंटिफाई। हमने कहा ठीक है सर। चलते हैं बेटा केस नंबर 3 पर। अगर मैं केस नंबर 3 की बात करूं तो बेटा इन कंपनी तो यही कह रही है 12%, कंपनी कह रही है हम ना 13% का इंटरेस्ट ही दे देते हैं, छोड़ो हटाओ सबको हटाओ। बेटा पागल बनाने के लिए कंपनी ने 13% तो कर दिया, बट क्या कंपनी एक्चुअली में 13 देगी? आंसर इज नो। कंपनी इज वेरी वेरी चालाक। कंपनी कहेगी हट पगले, यहां पर क्या दे देते हैं उसे? लॉस। भाई देंगे तो उसे 12, मार्केट से ज्यादा जाने का देखो कंपनी जा सकती है बट जनरली कोई जाता नहीं है। क्यों अपना कोई नुकसान करवाएगा जब 12% पे पैसा मिल जाएगा? क्यों जबरदस्ती हम 13 देंगे भाई, अपना नुकसान कराएंगे? तो 12 से ज्यादा जाने का लॉजिक नहीं है। तो भाई लॉस कैसे होगा? अब हम यहां पर कहेंगे आप अपनी सिक्योरिटी को बेटा प्रीमियम पर इशू करोगे, या दूसरे शब्दों में बोलें तो इशू प्राइस ज्यादा होगा, रिडीमेबल वैल्यू कम, ताकि इन्वेस्टर को रिडेम्पशन के टाइम पर क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा। तो वो लॉस बेटा यहां से कॉम्पनसेट होके अल्टीमेटली उसे 12% का रिटर्न मिल जाएगा। अब आपको पहले तो इंट्रिंसिक वैल्यू का बेटा कॉन्सेप्ट और फंडा क्लियर होना चाहिए। ये इंट्रिंसिक वैल्यू हमने कैसे कैसे आइडेंटिफाई करा है और कंप्यूट करा है, हाउ वी हैव डन दिस इंट्रिंसिक वैल्यू वाला सारा पार्ट। अब आपको उसका लॉजिक, उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। पहले हम क्या कर रहे थे, ये गिवन होता था, हम ये निकाल रहे थे। अब हमें ये गिवन है, ये गिवन है, अब हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं। सो दैट इज द डिफरेंस बेसिकली। ठीक है बच्चा। अब दोस्तों कई बार हमारे पास ऐसा क्वेश्चन आएगा कि सिक्योरिटी ऑलरेडी इशूड है। भाई ये तो मैंने केस बताया जब नया इशू करना है। अब एज अ इन्वेस्टर आपको चेक करना है कि भाई ये सिक्योरिटी पहले से इशूड है, अब बताओ मैं इसको खरीदूं या ना खरीदूं। तो यानी कि इसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट बन जाता है डिसीजन टू बाय और सेल, कि क्या हमें ये सिक्योरिटी खरीदनी चाहिए या नहीं खरीदनी चाहिए, या बेचनी चाहिए या नहीं बेचनी चाहिए, एज द केस में भी। तो भाई अब इसको करने के लिए हमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। सबसे पहले हमें यहां पर अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। हम एज अ इन्वेस्टर और कंपनी ये देखेंगे कि हमारे हिसाब से इसकी वर्थ है कितनी, भाई ये सिक्योरिटी कितने की है। तो हम यहां पर सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे? अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको हमने प्यार से बोल देंगे बेटा आईवी। अब इसको हम कंपेयर कर लेंगे अपने करंट वैल्यू के साथ। हमारा आज की डेट में प्राइस लेवल बेटा क्या चल रहा है,
उससे हम इसे कंपेयर करेंगे। जब हम ये कंपैरिजन करेंगे तो हमारे सामने दो सिनेरियोज बन सकते हैं। सिनेरियो नंबर वन, सिनेरियो नंबर वन कहेगा भाई मेरी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है और मेरे पास मेरी करंट वैल्यू कम है। तो करंट वैल्यू बेटा कम है और इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब सोचिए पहले, इसका मतलब मार्केट में कोई चीज है जो मान लेते हैं 100 रुपए की बिक रही है। मार्केट में कोई प्रोडक्ट है जो 100 रुपए का बिक रहा है, बट मुझे पता है भाई उसकी वर्थ कम से कम 120 रुपए है। तो अब इससे क्या समझ में आता है बेटा? इससे यह समझ में आता है कि आने वाले समय में इसका प्राइस बढ़ेगा। आने वाले समय में बेटा इस सिक्योरिटी का प्राइस क्या हो जाएगा? शूट अप हो जाएगा। भाई आने वाले समय में इसका प्राइस बढ़ेगा। 100 रुपए की चीज 120 वाली चीज 100 की मिल रही है, तो आपको बच्चा यहां पर क्या कर लेना चाहिए? बाय कर लेना चाहिए। या अपन इसको दूसरे शब्दों में बोले तो हम बोलते हैं दिस इज अवर अंडर प्राइस्ड सिक्योरिटी। ये ऐसी सिक्योरिटी है जिसका प्राइस अभी कम हो रखा है, फ्यूचर में इसकी वैल्यू या वर्थ और शूट अप करेगा। तो बेटर है भाई इसको अभी के अभी परचेज कर डालो। ठीक है। दूसरा केस हमारे पास बनता है भाई, हम कहेंगे हमारी इंट्रिंसिक वैल्यू कम है और करंट वैल्यू ज्यादा। तो मतलब 100 रुपए की चीज 100 रुपए वाली चीज या 120 वाली चीज मार्केट में 150 की बिक रही है। भाई बताओ 120 वाली चीज अगर 150 की बिक रही है तो क्या आप खरीदना पसंद करेंगे? तो आंसर इज नेवर। तो हम यहां पर क्या कहेंगे भैया? डोंट बाय, इसको मत खरीदिए। या दूसरे शब्दों में बोले तो ये हमारी ओवर प्राइस्ड सिक्योरिटी है। ये हमारी क्या बन जाएगी दोस्तों? ये बन जाएगी हमारी ओवर प्राइस्ड सिक्योरिटी, जिसका प्राइस बेटा काफी ज्यादा है। इसको खरीदना अभी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। दिस इज नॉट एट ऑल गुड। भैया इसको मत खरीदो। ठीक है। अब आपको पहले तो कॉन्सेप्चुअली ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाला पार्ट बेटा क्लियर होना चाहिए। ये हमने सारा का सारा कार्यक्रम कैसे करा है, इससे क्या इंटरप्रिटेशन है। अब हम एक काम करते हैं बेटा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके साथ और करते हैं ताकि आपको अच्छे से और क्लैरिटी आ जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। हमारे पास बेटा क्या कहता है, आ जाइए। हम चलते हैं दोस्तों हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। देखिए बेटा क्या कहता है, कंपनी इशूड बॉन्ड्स। भाई कंपनी ने 12% बॉन्ड्स इशू करे जिसकी फेस वैल्यू बेटा 2000 रुपए है। रिडीमेबल आफ्टर 5 इयर्स, और 5 साल बाद रिडीम है। क्या बात है। टैक्स रेट 30% है। बॉन्ड्स आर अमोर्टाइज्ड इक्वली ओवर द लाइफ। कंप्यूट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इफ इन्वेस्टर एक्सपेक्ट 8% रिटर्न। तो देखिए बेटा, अब आपसे वैल्यू निकलवा रहा है। आपको बेटा वैल्यू बताई नहीं, इशू कितने का करा आपको बताया ही नहीं, तो एनपीवी तो निकाल नहीं सकते क्योंकि इशू प्राइस नहीं गिवन। तो अब क्या करा जाए? तो सर वैल्यू आपसे निकलवा रहा है और 8% का रेट ऑफ रिटर्न बता दिया, तो टेक्निकली रेट ऑफ रिटर्न आपको बता दिया, वैल्यू निकलवा रहा है, इसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू निकलवा रहा है। ठीक है। अब यहां भी बेटा अमोर्टाइजेशन हो रहा है। कोई बात नहीं सर, कर लेते हैं, हमें कौन सी दिक्कत है। मैंने कहा दिक्कत तो कोई नहीं है। आइए, तो सबसे पहले बन जाएगा बेटा टेबल हमारा ईयर। फिर से हमारे पास प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, तो साल के शुरुआत में कितना प्रिंसिपल। फिर हमने बच्चा कितना प्रिंसिपल रीपे कर दिया। लो जी, ये हमारा प्रिंसिपल रीपे आ गया। फिर हमारे पास आता है हमारा इंटरेस्ट, जो कि निकलेगा दोस्तों नेट ऑफ टैक्स। हमने कहा ठीक है सर, और इनका प्लस कर देंगे, दिस इज ए दिस इज बी। तो हमारे पास क्या निकल जाएंगे? हमारे टोटल कैश फ्लोज आ जाएंगे, जो आपके पास होगा ए प्लस बी इक्वल टू सी। पहले यहां तक की बात कर लेते हैं। ये टाइप का क्वेश्चन अभी तो इससे पिछला भी करा था। देखिए बेटा, हमारे पास 5 साल की वैल्यू है, 2000 रुपए का है और इक्वली अमोर्टाइज करना है, यानी कि हर साल बेटा 400 रुपए करने हैं। तो पहली बात ईयर 1, और हमारे पास 5 साल का ईयर 2, 3, 4, 5। ठीक है।
हर साल बेटा 400 रुपए वापस करनी है, ये तो हम पहले ही लिख देते हैं क्योंकि क्वेश्चन ने बोला इक्वली करनी है। बॉन्ड हमारा ओरिजिनली 2000 रुपए का है, इसका इंटरेस्ट रेट है बेटा 12% और टैक्स है 30%। तो करिए बेटा, तो 2000 रुपए का 12% और उसका 1 माइनस 0.30। तो बेटा अगर हम यहां पर कैलकुलेट करें तो कितना, तो 2000 का 12% का 70%, बेटा ये आता है 168। तो ये बन गया इसका कैश फ्लो 568। फिर अगली बार का देखेंगे तो वैल्यू बचेगी 1600। तो फिर से बेटा 1600 का 12% का 1 माइनस 0.30। तो अगर हम करेंगे तो बेटा 1612 और 0.7 ये आता है 134। मैं डेसिमल्स अवॉइड कर रहा हूं तो 134.4 आ रहा है, आई एम जस्ट अवॉइडिंग द डेसिमल। तो ये बन गया 534। फिर वैल्यू बचेगी दोस्तों 1200। तो 1200 का 12% और अगेन बच्चा 1 माइनस 0.30। तो लेट्स डू दिस, 1200 12% और ये आता है बेटा 101। यार मैंने राउंड ऑफ कर दिया, 0.8 आ रहा था 1 बना दिया, तो 501 रुपए का स्थगन हो गया बेटा यहाँ पर। फिर बचेंगे हमारे 800 रुपए, फिर 800 का 12% का 1 माइनस 0.30। सो अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ गया 67। सो दिस इज 467 एंड द लास्ट विल बिकम 400 का 12% का 1 माइनस 0.30। तो भाई 400 का 12% का 0.7 ये आता है बेटा 34 434। मैंने डेसिमल्स को अवॉइड करा, मैंने सीधे अमाउंट्स लेनी है, ठीक है। अब मुझे तो बेटा इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट वैल्यू इस पीवीसीआई का टोटल हो जाएगा। अब यही तो बेटा मेरे पीवीसीआई है। अब मेरे को ये मेरे कैश इनफ्लोज है, मुझे तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहीं पर काम कर देता हूं। मैं यहीं पर अपने पीवी फैक्टर निकाल लेता हूं 8% वाले। क्वेश्चन ने बोला था रिक्वायर्ड रिटर्न 8% है, तो यही हो जाएंगे। अब एग्जामिनर ने पीवी फैक्टर नहीं दिए तो हम कैलकुलेटर से निकालेंगे। तो 1.08 पहले साल का ये आता है दोस्तों हमारे पास 0.926। नेक्स्ट आता है बच्चा 0.857। नेक्स्ट आता है हमारे पास 794। नेक्स्ट आता है बच्चा 735। नेक्स्ट आता है 0.681। ये आपके पास आ गया। अब मुझे तो क्या चाहिए बेटा, मुझे तो इनकी प्रेजेंट वैल्यू चाहिए, तो मैं भाई इनकी प्रेजेंट वैल्यू बना देता हूं। तो मल्टीप्लाई करके विल मेक अ टोटल। तो देखिए बेटा सबसे पहला आ जाएगा 526। अगेन आई एम इग्नोरिंग द डेसिमल्स पार्ट। ये आता है 458। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा 398। नेक्स्ट आपके पास आता है आपका 343। नेक्स्ट आपके पास आता है आपकी वैल्यू बेटा 296। ये आपके पास बेटा सारे के सारे नंबर्स आ गए, ठीक है जी। अब मैं इन नंबर्स को आपके साथ टोटल आउट कर देता हूं, तो ये मेरा एक तरह से पीवीसीआई रेडी हो जाएगा। तो अगर मैं इनका टोटल कर दूं तो हमारे पास बेटा ये नंबर बन जाता है 2021। सो दिस स्टैंड्स एट 2021। अब ये आ गया बेटा 2021। तो टेक्निकली ये मेरा क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया वैल्यू ऑफ बॉन्ड। तो हमारा वैल्यू ऑफ बॉन्ड बच्चा निकलकर आ गया 2021। तो हमारा ये जो बॉन्ड है बेटा इसकी वर्थ कितनी है, अप्रोक्सीमेटली 2021 रुपए। वैसे तो एग्जामिनर ने इसके आगे का कोई पॉइंट पूछा नहीं है, बट फिर भी मैं आपको एक दो बातें और बताता हूं। इसके बाद जनरली एग्जामिनर एग्जाम में इस तरीके के पॉइंट डाल देगा। वो जैसे मैं केस 1 बना रहा हूं, मान लेगा वो कह देगा, मान लो इफ करंट प्राइस इज रुपीज लेट सपोज 2200 रुपए, कह देगा भाई मेरा करंट प्राइस 2200 रुपए चल रहा है। तो अब बताइए आपको क्या लगता है। तो अब हम क्या लिख देंगे, सिंस इंट्रिंसिक वैल्यू 2021 इज लेस देन द करंट प्राइस 2200 रुपए 2200, तो हम क्या कर देंगे, देयरफॉर नॉट रिकमेंड टू बाय। आप बेटा इसको रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करेंगे बाय के लिए, या आप इसको बेटा ऐसे भी बोल सकते हो ओवर प्राइज्ड सिक्योरिटी है बेटा। ये इसका प्राइसिंग काफी ज्यादा हो रखा है अभी,
2021 वाली चीज बेटा 2200 रुपए की मिल रही है। हमने कहा ठीक है। फिर उसके बाद बेटा हमारा अगला आता है केस नंबर सेकंड। अब केस नंबर बेटा सेकंड हमसे क्या कहता है? इट सेज इफ करंट प्राइस इज, मान लेते हैं हमारे पास है बेटा 2000। अब अगर ये 2000 बोल देता है एग्जामिनर तो आप क्या करते हैं? इंट्रिंसिक वैल्यू 2021 ज्यादा है करंट प्राइस 2000 के, तो देयरफॉर आप क्या इसको करोगे? आप बेटा इसको रिकमेंड कर दोगे बाय करने के लिए। यू विल रिकमेंड इट टू बाय, या मैं दूसरे शब्दों में बोलूं, आपके पास ये सिक्योरिटी बेटा क्या हो जाएगी? आपके पास ये सिक्योरिटी बेटा अंडर प्राइस्ड की कैटेगरी में आएगी। भाई इसका प्राइसिंग अभी कम है, कल को इसका प्राइसिंग और बढ़ सकता है, तो भैया ये आप अभी खरीद के रख लो। अब आपको बेटा ये इंट्रिंसिक वैल्यू वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने करवाया ये भी अच्छे से एकदम पूरा क्लियर होना चाहिए, इसमें भी कोई डाउट और गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया? ये वही सेम YTM का ही है, बस थोड़ी सी प्रेजेंटेशन डिफरेंट कर दी है, थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन का फर्क आया। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन YTM एंड योर इंट्रिंसिक वैल्यू। ठीक है, चलिए, तो अब बच्चों को लगता है फाइनली हमारा कॉस्ट ऑफ डेट खत्म हो गया सर। मैंने कहा नहीं मेरे दोस्त, अभी भी नहीं हुआ। रहे सर क्या बात करो, इतना बड़ा कॉस्ट ऑफ डेट खत्म ही नहीं हो रहा, आज दूसरी क्लास हो गई है फिर भी चले जा रहा है। मैंने कहा हाँ मेरे दोस्त, अब सुनिए बेटा, सेकेंड पार्ट हमारे पास आता है जिसको हम बोलते हैं, ये है अब लास्ट पार्ट है ना, लास्ट वैरायटी। तो अब आएंगे बच्चा हमारे पास लास्ट में कन्वर्टिबल डिबेंचर। अब ये कन्वर्टिबल डिबेंचर्स क्या होते हैं सर? तो भाई कन्वर्टिबल डिबेंचर्स एक फीचर्स के साथ आते हैं, वो क्या होता है सर? भाई ये कन्वर्टिबल डिबेंचर कहते हैं, भाई देखो मैं तो हूं डिबेंचर, बट मैं ना इन्वेस्टर को एट द एंड एक ऑप्शन दूंगा। ऑप्शन ये है कि या तो वो कैश ले ले अपना रिडेम्पशन वैल्यू, या वो इनके बदले इक्विटी शेयर्स ले सकता है हमारी कंपनी के। सो दैट मींस अब आपका कन्वर्ट होंगे डिबेंचर्स इनटू इक्विटी। सो दैट इज द ऑप्शन यहां पर आपके पास आता है। तो अब लॉजिकली सोच के बताइए, एक इन्वेस्टर बेटा क्या करेगा? क्या वो कन्वर्ट करेगा या कैश लेगा? तो सर लॉजिकल है भाई, इन्वेस्टर वो काम करेगा जिसमें उसे सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा। जिस चीज में उसे सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा इन्वेस्टर वो काम करेगा। बात तो ठीक है सर। तो बेटा जब बात ठीक है तो आइए करते हैं फिर, है ना। देखिए बेटा, यहां पर हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, जब हमारा रिडेम्पशन की घड़ी नजदीक आएगी, ये पास आएगी, तो हम यहां पर बोलते हैं इन्वेस्टर के पास क्या होगा? इन्वेस्टर हैज एन ऑप्शन। इसके पास होगा बेटा ऑप्शन, किस चीज का? आइदर टू कन्वर्ट, या तो बेटा ये क्या कर ले, कन्वर्ट कर ले इनटू इक्विटी शेयर्स, या तो ये कंपनी के इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर ले, और इनटू कैश, या ये कैश में कन्वर्ट कर ले। तो इन्वेस्टर करेगा क्या? तो यहां पर मेन पॉइंट आता है रिडीमेबल वैल्यू कैसे निकलेगा। तो बेटा रिडीमेबल वैल्यू जैसा कि हमने बोला, उन दोनों ऑप्शंस में से वो कौन सा लेगा जिसमें उसे सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो भैया हम यहां पर क्या बोलेंगे? इट विल बी हायर ऑफ आइदर कैश। भाई या तो उसे कैश मिल जाए या उसे बच्चा इक्विटी की वैल्यू मिल जाए, दोनों में से जो ज्यादा मिलेगा वो बेटा उस लेवल पर काम करेगा, उस चीज के लिए काम करेगा। पहले दोस्तों बात और मैटर अब समझ में आ गया। तो कन्वर्टिबल डिबेंचर में एक ही चीज चेंज होने वाली है, दैट इज द रिडीमेबल वैल्यू, बाकी सब चीजें सेम है। तो यहां पर इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें थोड़े से और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे मेरे दोस्त। तो यहां पर हमारे थोड़े से एक्स्ट्रा एफर्ट लग जाएंगे, भैया रिडीमेबल वैल्यू कैसे निकलेगी। मैंने कहा डन। बाकी सर कैलकुलेशन का बेटा वही तरीका, या तो अप्रोक्सीमेशन मेथड या YTM, जैसा भी केस होगा वैसा करेंगे। तो सर करवा दो फटाफट एक क्वेश्चन। मैंने कहा चलो जी, आपने बोला मैंने करवाया। लीजिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने प्रस्तुत है। बिल्कुल करवाओ सर। मैंने कहा चलो पहले पढ़ लेते हैं। हाँ सर पढ़ लो, ये लो।
कंपनी इशूड 10 लाख 12% कन्वर्टिबल डिबेंचर फेस वैल्यू बेटा 100 ईच विच आर रिडीमेबल आफ्टर 6 ईयर्स, जो कि बेटा 6 साल बाद रिडीम होंगे। हमने कहा ओके, एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन होल्डर विल हैव द ऑप्शन टू कन्वर्ट डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:5। भाई उस समय इनके पास ऑप्शन होगा कि ये 1:5 में बेटा कन्वर्जन कर सकती हैं। 1:5 में कन्वर्जन करने का मतलब क्या है, 5 शेयर्स मिलेंगे एक डिबेंचर के बदले, तो 5 के बदले 1 मिलेगा। मैंने कहा ठीक है मेरे दोस्त, करंट मार्केट प्राइस इज 22 एंड डिबेंचर इज 120, फ्लोटेशन 4। हिस्टोरिकली इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी ग्रोज बाय 6%। हमें यह पास्ट ट्रेंड पता है, इक्विटी का शेयर बेटा लगभग हर साल 6% बढ़ जाता है। इनकम टैक्स रेट 30, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। अब आपको बता ही दिया बेटा, यूजिंग अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ना बोलता। अच्छा ये बात मैं और बता देता हूं, अगर दोस्तों हमें ये ना बताया जाए कि हमें कौन सा मेथड लगाना है, अप्रॉक्सीमेशन लगाना है या फिर हमें कौन सा दूसरा वाला बेटा कौन सा था, वाईटीएम, तो बाय डिफॉल्ट हम अप्रॉक्सीमेशन लगाएंगे। वाईटीएम तभी लगाएंगे जब क्वेश्चन बोलेगा, वरना तो अप्रॉक्सीमेशन। जय माता दी। चलिए बेटा पहले 7th क्वेश्चन का बेसिक डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। सॉरी, तो सबसे पहले बेटा इंटरेस्ट कितना है, 12% है, फेस वैल्यू 1000 है। तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा आई, ये हो गया 12% ऑन 1000 रुपए, तो 120 रुपए का जी इंटरेस्ट हो गया। सॉरी 100 रुपए है, मैंने 1000 ले लिया, माई मिस्टेक बच्चा, 1 मिनट रुक जाओ। ये लो जी, ये 100 रुपए है, तो 12 रुपए का तो इंटरेस्ट हो गया। 6 साल बाद मेच्योर होने हैं, तो एन हो गया बेटा 6। अब मेन बात है इशू कितने पर, तो आपको बोला अभी 120 का चल रहा है, 4% का फ्लोटेशन है बेटा, करंट प्राइस गिवन है तो इतने पर ही इशू करेंगे। 120 का 4% उड़ा दो, तो भाई ये आपका फ्लोटेशन जाके बचेगा 115 रुपए 20 पैसे। साथ साथ आपको बताया गया बेटा टैक्स का रेट है 30। तो ये जनरल पॉइंट्स तो बेटा हमने पहले लिख लिए। अब इस डेटा में सिर्फ एक नंबर मिसिंग है, वो मिल जाए तो हमारा अप्रोक्सीमेशन मेथड रेडी है। और वो कौन सा नंबर है, वो है हमारा आरवी, दैट इज द रिडीमेबल वैल्यू। आइए बेटा रिडेम्पशन वैल्यू और रिडीमेबल वैल्यू की बात करते हैं। तो हमने बेटा अभी अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा कि भाई हमारा जो रिडेम्पशन वैल्यू होगा वो कैसे निकलेगा। तो रिडेम्पशन वैल्यू विल बी हायर ऑफ, ये बेटा क्या होगा, ये ज्यादा होगा बेटा किस किस का। अब यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हमारे सामने बेटा क्या है, इसके बदले कैश ले लो। तो एक तो ऑप्शन है इसके बदले आप कैश ले लो अगेंस्ट डिबेंचर। तो अगर आप कैश लेते हो अगेंस्ट डिबेंचर तो वो आपको कितने का मिलेगा, रिडीमेबल वैल्यू के बराबर, यानी कि फेस वैल्यू के बराबर मिल जाएगा। तो टेक्निकली बेटा वो 100 रुपए के बराबर आपको मिल जाएगा। हमने कहा ठीक है सर, ये बात समझ में आती है। अब दूसरा केस है, आप इसके बदले क्या ले सकते हो, इक्विटी शेयर। तो अब हम पहले इक्विटी शेयर की देख लेते हैं बेटा कितनी वर्थ बनती है। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, ये रिडेम्पशन होगा कब, तो ये तो बेटा 6 साल के बाद होना है। तो इक्विटी जो हम कंपेयर करेंगे, भाई ये 100 रुपए कब है, 6 साल के बाद, रिडेम्पशन के टाइम पर है। तो बेटा जो इक्विटी कंपेयर करेंगे वो भी तो 6 साल बाद। बात तो ठीक है सर, अब 6 साल बाद कैसे। मैंने कहा भाई आज का प्राइस 22 रुपए है और हमें बता दिया हर साल 6% बढ़ता है। तो आज से 6 साल बाद कितना बेटा, कंपाउंड वैल्यू निकालना है आपको। कंपाउंड वैल्यू बेटा कैसे निकलता है, 22 रुपए वाली चीज है, ये हर साल बेटा कंपाउंड वैल्यू हो रही है और हमें 6 साल बाद की चाहिए। तो ये आपके पास इक्विटी शेयर की वैल्यू निकल जाएगी। अब हमें बोला गया था एक डिबेंचर के बदले 5 शेयर मिलेंगे। तो बेटा ये एक शेयर की वैल्यू हमें 5 मिलेंगे, तो ये हमें वर्थ मिलेगा। दोबारा सुन लो, 22 रुपए आज का मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस 22 है। हमें तो बेटा 6 साल बाद का लेना है क्योंकि रिडेम्पशन 6 साल बाद होगा। तो हर साल ये 6% आपका ग्रो कर रहा है। तो भाई 6 साल बाद कितना हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा 1 + r की पावर n, और हमें 5 मिलनी है। अब देखिए कैलकुलेशन 1.06 आपको सिखाया था, 1.06 मल्टीप्लाई इक्वल टू
जैसे इक्वल टू दबाया ये बन गया 2, मुझे कहां तक जाना है 6, फिर एक बार और 3, एक बार और 4, एक बार और 5, एक बार और 6, तो ये मेरा नंबर आया 1.485 समथिंग जो भी आ रहा है 1.418519 आ रहा है मेरे कैलकुलेटर में। मल्टीप्लाई कर देते हैं 22 से, ये हमारा प्राइस आ गया। अब हमें कितने का चाहिए बेटा, हमें तो 5 शेयर मिलेंगे, मल्टीप्लाई 5, तो ये वर्थ आता है 156.04, 037 आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ करके 04 कर लिया। अब हमने देखा था बेटा दोनों में से क्या होगा, हायर, तो बताइए देयरफॉर यहां से हमें पता चल गया हमारी रिडेम्पशन वैल्यू यानी कि बेटा आरवी किसके बराबर हो जाएगा, तो ये आरवी बराबर हो जाएगा बेटा 156.04। ये हमारा कंक्लूजन यहां पर निकल गया। बताओ जी, अगर आपको ये वाला कंक्लूजन समझ में आया तो बेटा काम तो खत्म हो चुका है, बस मेरे दोस्त काम खत्म हो चुका है। यस यू हर्ड मी राइट बेटा, मेन तो यही था। इस क्वेश्चन में सिर्फ एंड सिर्फ जो मेन गेम होगा बेटा वो रिडेम्पशन वैल्यू का है, कि रिडेम्पशन वैल्यू किस तरीके से निकलेगी, दैट इज द मेन गेम। वो समझ में आ गया तो बेटा बात ही खत्म है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, अब हमारा केडी क्या हो जाएगा, तो बेटा केडी हमारे पास निकल जाएगा हमारे नॉर्मल तरीके से, अप्रोक्सीमेशन मेथड। इंटरेस्ट पे करा, टैक्स का फायदा, वापस आरवी, आज P0 इतने ईयर्स में चार्ज करना है, ये बेटा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। लेट्स पुट अप द वैल्यू। 12 रुपए का इंटरेस्ट, 0.30 का टैक्स है, वापस करने हैं 156.04, आज मिल रहे हैं बेटा 115.20, और ये करने हैं 6 ईयर्स में अमोर्टाइज, होल डिवाइडेड बाय ओपनिंग है बेटा 115.20 प्लस 156.04, और ये हो गया बच्चा डिवाइडेड बाय 2। सो दिस बिकम्स आवर वैल्यू। तो अगर मैं यहां से बेटा आपकी कैलकुलेशन करूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर आता है 135.62, न्यूमरेटर मेरे पास आता है 156.04, 115, 20 और 6, बेटा ये आता है 15.21, 206666 आ रहा है, मैंने राउंड ऑफ कर दिया, ठीक है बेटा। तो अब आप यहां से निकाल लो बेटा आपका 15.21 डिवाइडेड बाय 135.62, ये आ गया 0.1122 कर लेते हैं, तो यानी कि 11.22%। तो ये आपका बेटा आंसर बन गया। राउंडिंग ऑफ का हो सकता है छोटा मोटा फर्क आ रहा हो क्योंकि मैंने डेसिमल्स को राउंड ऑफ करा था। तो ये आपका बेटा फाइनल आंसर बन के यहां पर हो गया तैयार। मैं उम्मीद कर रहा हूं पहले ये बात समझ में आ गई। अगर दोस्तों आपको ये वाली बात समझ में आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। यस माय डियर फ्रेंड्स, फाइनली आपने वो अचीवमेंट कर लिया। जी हां दोस्तों, अब यहां पर आकर हमारा डिबेंचर्स या बॉन्ड रिलेटेड, डेट रिलेटेड जितने मैटर थे, जितने केसेस बनते थे वो हमने कवर कर लिए। मैं एक बार समराइज कर दूं। पहले पढ़ा इरिडीमेबल, फिर पढ़ा रिडीमेबल, वो हो गए दोनों अप्रोक्सीमेशन मेथड। फिर हमने पढ़ा बेटा YTM, फिर हमने पढ़ा रिडीमेबल इन पार्ट्स वाला, फिर हमने पढ़ा इंट्रिंसिक वैल्यू वाला, उससे पहले एक जीरो कूपन बॉन्ड भी था, हाँ जीरो कूपन बॉन्ड भी पढ़ा, और फिर हमने बेटा पढ़ा कन्वर्टिबल डिबेंचर। तो डिबेंचर्स में काफी सारी वैरायटी है जो मैंने आपके साथ कवर करी, और मैं उम्मीद कर रहा हूं अब आपको डिटेल में समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अब बारी किसकी, सर हमारे प्रैक्टिस की, वो भी दे दो। मैंने कहा बिल्कुल। तो अब मैं आपको आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन बेटा आज के दे देता हूं। हमने लास्ट टाइम आपको कितने क्वेश्चन दिए थे, 2 दिए थे, 26, 27। तो अब आप क्या कर सकते हो, 28, 29, 30 ये भी कर लोगे, और फिर बस 30 तक कर सकते हो। तो 28, 29, 30 ये 3 क्वेश्चन बेटा आप कर सकते हो, दैट इज 28 टू क्वेश्चन नंबर 30। तो ये 3 क्वेश्चन बेटा आप अपने होमवर्क में प्रैक्टिस में कर सकते हो। वंस यू डू दैम आपके लिए काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों अभी के लिए इस सेशन में मैं आपके साथ यहीं पर अपने सेशन को लगाऊंगा पूर्ण विराम, क्योंकि अब पहले आप इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इसको अच्छे से करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। राइट, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में और आगे बढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, अंत में बेटा पढ़ाई काम आओगी। ठीक है बच्चा, चलो बाय बाय दोस्तों।